नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 की ऑफिशियल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है जनवरी 2025 के स्टार्टिंग में। और जैसा कि इस बार से आयोग ने भाई डिसाइड किया है कि एक साल के अंदर ही वैकेंसी पूरी करानी है। इसका मतलब अब हर बार यूपी पीसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया करेगा जनवरी के स्टार्टिंग में। ठीक है, उसका प्रीलिम्स एग्जाम करीबन मार्च अप्रैल में हुआ करेगा, उसका मेंस एग्जाम करीबन जुलाई अगस्त में हुआ करेगा, और फाइनली उसका जो है इंटरव्यू करीबन सितंबर अक्टूबर तक करा के ईयर के एंड तक रिजल्ट भी दे दिया करेंगे। तो यूपी पीएससी आयोग बहुत ही ज्यादा डायनामिक बन चुका है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लगातार लेता जा रहा है। अगर किसी को भी पीसीएस की तैयारी करनी है उसके लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है। सब कुछ इसमें बताया गया है कि भाई पीसीएस का सिलेबस क्या होता है, तैयारी में कितना टाइम आपको देना चाहिए, 3 स्टेज स्ट्रेटेजी क्या है, कौन कौन सी टाइप की पोस्ट होती है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है। ठीक है, प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें। ठीक है, सारी चीजें इसमें मैं बताने जा रहा हूं, पूरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर सुन लीजिएगा। जिन जिन लोगों को यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी पूरी अभी से शुरुआत करनी है और इस तरह से करनी है कि सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट है सिलेक्शन लेना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई इस एग्जाम का यूपी पीसीएस का पैटर्न क्या है। ये 3 स्टेज की प्रोसेस है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, ये एक एलिमिनेशन स्टेज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आयोग ये चेक करता है कि भाई कौन कौन से लोग मेंस दे रहे हैं, और प्रीलिम्स के मार्क्स कभी भी रैंकिंग जो फाइनल रैंकिंग होती है उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का, एक होता है सीसेट का। जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और जीएस वाले पेपर से ही कट ऑफ होता है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सीसेट दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसी में 100 क्वेश्चन में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल आता है। लेकिन सीसेट वाले में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और सीसेट वाला पेपर हमेशा क्वालिफाइंग होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि भाई उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 33% नंबर लाने हैं बस। सीसेट के पेपर में सिर्फ उतना ही करना है जितने से आपका क्वालिफाई हो सके, उससे ज्यादा उसमें नहीं करना है। तो ये हो गया पूरा प्री। लेकिन प्री के मार्क्स से फाइनल रैंक नहीं मिलती है। जितनी भी पीसीएस की पोस्ट है सबके लिए मैं बता रहा हूं, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, 3 स्टेज की प्रोसेस है। जब आप लोग प्री में सिलेक्ट हो जाते हैं, प्री में कितने लोग सिलेक्ट होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनका सिर्फ 15 गुना लोग प्री में सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक, तो 15 गुना लोग प्री में सिलेक्ट होकर मेंस में चले जाते हैं। मेंस में है 1500 नंबर। यही सब कुछ है, यही पूरी कृपा अटकी है। ठीक है, मेंस में क्या होता है कि जीएस 1 से लेकर 6 तक के 6 पेपर होते हैं। हर पेपर 200 नंबर का होता है और करीबन उसमें 20-20 सवाल आते हैं। 8-8 नंबर के 10 और 12-12 नंबर के 10, 125 वर्ड के 8 नंबर वाले होते हैं, 200 वर्ड के 12 नंबर वाले होते हैं। तो 6 पेपर हो गए जीएस के, यानी कि 1200 नंबर के, 200 नंबर का हर एक पेपर। 150 का ए से 150 का सामान्य हिंदी। यहां पे ये जरूरी बात समझने की है कि सामान्य हिंदी जो मेंस में पेपर होता है पीसीएस में, इसके मार्क्स फाइनल रैंकिंग में इंक्लूड किए जाते हैं। तो 1500 नंबर का यहां पे इस तरह से मेंस हो गया, 1200 का जीएस, 6 पेपर 200 के। ठीक, 150 ए से 150 हिंदी, तो 1500 नंबर का हो गया मेंस। यहीं पे सब कुछ है, पूरा नॉलेज टेस्ट आपका यहीं से होना है। कोई भी जो रैंक है उसमें पूरा यहां के ही मार्क्स डिसाइड करते हैं आपको कि कौन सी रैंक आप पा रहे हैं। उसके बाद में जब आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस में कितने लोग क्वालिफाई किए जाते हैं? जितनी पोस्ट होती हैं उनका 3 गुना। तो मेंस से कितने लोग सिलेक्ट होंगे? सिर्फ पोस्ट का 3 गुना। फिर उन सभी लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अगर आपने प्री और मेंस की तैयारी इस वाले 3 स्टेज स्ट्रेटेजी के वीडियो के हिसाब से पूरी करी है तो अपने आप इंटरव्यू के काबिल आप बन जाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि भाई इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो पर्सनालिटी कोई रातों रात जो है नहीं बन सकती है। पर्सनालिटी एक तो ये टेस्ट हो गया, कई सारे जो है वो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ करंट के भी पूछ लेते हैं, कभी हॉबीज पूछ लेते हैं, मतलब कई सारे इंस्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। तो उसमें जो है 100 नंबर अटके रहते हैं। उसमें अगर आप नॉर्मली भी दे दें तो करीबन 40-50 नंबर मिल जाते हैं। थोड़ा ठीक ठाक हो जाए तो 60-70 मिल जाते हैं। बस कोई बदतमीजी ना करे तो आराम से इंटरव्यू निकल जाता है। ये है पूरा पैटर्न। फाइनल सिलेक्शन किससे होता है? 1500 का मेंस और 100 नंबर का इंटरव्यू। 1600 नंबर से फाइनल रैंकिंग डिसाइड होती है, कौन एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ और जितने भी पोस्ट होते हैं उन सब में। ठीक है, अच्छा, इंटरव्यू के लिए एक चीज और है कि भाई इंटरव्यू जब भी होता है तो उससे 1.5-2 महीने पहले के अगर आप करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ लें तो करंट अफेयर के मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं।
दूसरी बात यह भी है कि भाई प्री और मेंस की तैयारी तो एक साथ ही होती है हमेशा, है ना। तो अगर आप प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी करंट अफेयर, जीएस, उन सब की अगर आप थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस 3 स्टेज स्ट्रेटेजी वाले वीडियो से कर लें तो इंटरव्यू आप अपने आप निकाल लेते हैं। कई बार जो है, हर बार जब भी रिजल्ट आता है पीसीएस का, देखिए हमारा कोई मॉक टेस्ट नहीं चलता है इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू हम नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आप जैसे ही मेंस में सिलेक्ट होते हैं उसके बाद हम फ्री इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं, उसी में करंट अफेयर जो भी चीजें मेंस की जरूरत होती है, पिछले सालों की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, वो सब हम वहीं दे देते हैं। और हमारे ही टॉपर्स जो पिछले साल बने होते हैं वो आपको गाइड कर देते हैं, पूरा बिल्कुल तैयार करके मजबूत कर देते हैं। वो उतना कर देते हैं कि अगर आप बिना डरे इंटरव्यू देने जाए तो आराम से आप एवरेज से काफी ज्यादा नंबर लाके इंटरव्यू भी बढ़िया नंबरों से क्लियर कर सकते हैं और अच्छी रैंक पा सकते हैं। इस तरह से है ये, ठीक है। अब देखिए 3 स्टेज स्ट्रेटेजी ये है क्या, इसका मतलब है कि अगर आप लोग अभी से फॉलो करेंगे यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के का एग्जाम करीबन अगर आप 8-9 महीने लग के पढ़ाई कर लें, लग के का मतलब है शुरुआत करें 6-7 घंटे से और धीरे धीरे 8-9 घंटे पे आ जाए। 8 घंटे मेरे हिसाब से ठीक है। डेली रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी जरूर बना के रखनी है, डेली पढ़ना पड़ेगा। पीसीएस की तैयारी का मतलब है कि भाई कुछ फिक्स चीजों को पढ़ के लगातार आप प्रैक्टिस करके, लगातार रिवीजन करके, डेली कंटिन्यूटी रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करके अगर आप करीबन 9 महीने से 1 साल कर लें ये इतनी पढ़ाई, तो आराम से पीसीएस, यूपी पीसीएस का एग्जाम निकाला जा सकता है। लेकिन यहां पे ये समझना जरूरी है कि आपको इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा आईक्यू होना चाहिए तभी पीसीएस बनोगे। आपको डेलीजेंट लेकिन जरूर बनना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली कटना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। जीएस को इस तरह से पढ़ना है कि आप उसकी समझ डेवलप करें, क्योंकि समझ डेवलप नहीं हुई ना तो आप चाहे जितना भी पढ़ लो, प्री से पहले भी आपको जो है प्रैक्टिस, पढ़ाई, रिवीजन करनी है। कुछ सवाल जो है उसमें स्मार्ट एलिमिनेशन से होते हैं, तो इसीलिए जीएस टॉपिक की समझ जरूरी है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी 2025 वालों के लिए बहुत टाइम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल आराम से मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, ध्यान से सुनिए पूरी चीजें और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर लेंगे, आराम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। चाहे आप हमारे पेड ग्रुप में आए और एडमिशन लेके एक जगह वन स्टॉप डेस्टिनेशन में तैयारी कर सकते हैं, और या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री वीडियोस, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम में जो हमारा डेली फ्री इनिशिएटिव आते हैं, करंट अवेयर सब रिवीजन कराते रहते हैं, एससीएस डेली क्विज में क्विज वगैरह की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें फॉलो करके फ्री इनिशिएटिव स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से फॉलो करके भी आप पीसीएस 2025 का एग्जाम पूरा निकाल सकते हैं। सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन बैच यूपीपीएससी 2025 अपर प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए लेटेस्ट शुरू हुआ है 11 अक्टूबर 2024 से। जो लोग भी हमारे 11 अक्टूबर वाले प्रीलिम्स पेड बैच में आए हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो आपको शाम से मिला होगा। ये पहला वीडियो है जो आपको देखना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन ओवरऑल कंप्लीट स्ट्रैटेजी यहाँ पर हम आपको शेयर करने वाले हैं। 2024 का एग्जाम थोड़ा सा लेट हो रहा है, प्रीलिम्स का कैलेंडर के हिसाब से अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा जो लेट हो रहा है उसका लाभ आपको मिला है 2025 वालों को। 2025 वाले प्रीलिम्स की बेसिक तैयारी कर सकते हैं जीरो से। अगर आप ग्रेजुएशन के आखिरी ईयर में हैं, आप सपना लिए हुए यूपीपीएससी का एग्जाम क्रैक करके एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करने का उत्तर प्रदेश में, तो ये अच्छा मौका है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी भी शुरू से जुट सकते हैं, अपनी कमजोर पक्षों को जो है अच्छा कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को, और शुरुआत से स्टडी करने का अवसर आपको मिलता है। जब थोड़ा सा ज्यादा टाइम रहता है तो शुरुआत से स्टडी करने का ये अवसर है। जब एग्जाम एकदम नजदीक होता है 1-2 मंथ पहले, तो शुरुआत से स्टडी नहीं हो पाती है और बेसिक से तैयारी नहीं हो पाती है। 11 अक्टूबर 2024 को ये जो पेड बैच हमने शुरू किया है, इसमें आप बेसिक से तैयारी करेंगे जीरो से। तो इसमें पूरी स्ट्रैटेजी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सभी लोग देखिएगा, जो लोग भी यूपीपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और खासकर अगर आप पेड बैच में हैं तो आपको हर हाल में पूरा वीडियो जरूर देखना है, अदरवाइज काफी सारे कंफ्यूजन आपकी बनी रहेंगी। जो भी स्टूडेंट्स हमारे फुल पेड ग्रुप में आते हैं उनको डिस्कशन ग्रुप का भी सपोर्ट हम लोग देते हैं, जिसमें आप डाउट पूछते रह सकते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि लोग जैसे ऐड होते हैं, 11 अक्टूबर को बैच खुला, कोई लोग 21 अक्टूबर को आ रहे हैं या फिर 15 अक्टूबर तक भी ज्वाइन हो सकते हैं, आप 30 अक्टूबर को किसी ने ज्वाइन किया, तो आपके सामने समस्या होती है कि सर शुरुआत कैसे करें, जबकि ऑलरेडी हम ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी वीडियो में बता चुके होते हैं। तो स्ट्रैटेजी वीडियो देखना बेहद जरूरी है। आप पूछते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलें, पहले क्या पढ़ें बाद में क्या पढ़ें, वो भी हम स्ट्रैटेजी वीडियो में बता चुके होते हैं। सिलेबस की समझ, एग्जाम की समझ तो हम स्ट्रैटेजी वीडियो में ही बनवा देते हैं। पूरा ओरिएंटेशन मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही वीडियो में, इसलिए पेड ग्रुप की वर्किंग समझने में आपको समस्या होती है तो वो भी मैं बता देता हूं। तो कुल मिलाकर आशा ये है कि बार बार आप लोग वही सारे डाउट कई बार पूछने लगते हैं अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखते हैं। इस वजह से स्ट्रैटेजी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। कई लोगों ने पूछा था तो मैंने पहले ही आंसर कर दिया, स्ट्रैटेजी वीडियो देखना क्यों जरूरी है। स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करने देना चाहता हूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वर्किंग के बारे में और यूपीपीएससी सिलेबस और एग्जाम की डिमांड के बारे में कैसे कोरिलेशन है।
और कैसे आपको हमारे हिसाब से पढ़ करके ही आगे चलना चाहिए। अगर आप पेड ग्रुप में हैं एटलीस्ट, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के टीचर्स जो बताएंगे, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट एज अ ग्रुप जैसे आपको गाइड करेगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। और वैसे ही पिछले 9 वर्षों से तमाम लोग जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, विभिन्न पदों पर हैं, और कई बार जो है उनके इंटरव्यू वगैरह भी हम साझा करते रहते हैं, और आगे जो पॉडकास्ट होंगे उनमें उनका डिटेल्ड एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फाउंडर श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी ने करीब 8-9 वर्ष पहले कुछ ऐसा प्लान यहाँ पर बनाया था लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, कि स्टूडेंट्स किस तरीके से वर्चुअली हमारे साथ जुड़ करके, अगर ऑफलाइन सेंटर में नहीं आ सकते हैं जो लोग, कैसे समेकित समयबद्ध तैयारी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, लगातार तैयारी कर सकते हैं। केवल यूट्यूब में वीडियोस दे करके या फिर कुछ पीडीएफ पढ़ करके तैयारी कराने की अपेक्षा जो है, हमने एक ओवरऑल सिस्टम बनाया था टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए जोड़ते हैं, फेज वाइज स्टडी मटेरियल देते जाते हैं, और इस बार रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी दे रहे हैं। पहले केवल स्टडी मटेरियल मिलता था, पेड क्विज मिलती थी, टेस्ट सीरीज मिलती थी, प्रैक्टिस कराई जाती थी। अब रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का भी फीचर हमने जोड़ दिया है। तो एक तरीके से एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन हमने क्रिएट किया टेलीग्राम, जो कि एक थर्ड पार्टी ऐप है, उसमें हमने अभी क्रिएट किया। आगे चल करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अपना खुद का प्लेटफॉर्म भी होगा, लेकिन अभी जैसे टेलीग्राम में हम लोग करा रहे हैं, टेलीग्राम एक अच्छा ऐप है, रॉबस्ट ऐप है, तो उसमें जो भी फीचर्स हैं उसका हमने लाभ लिया और स्टूडेंट्स को भी उसका लाभ कराया। आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग जोड़ते हैं और फेज वाइज स्टडी मटेरियल देते जाते हैं, टाइम प्लान वगैरह देते जाते हैं, शेड्यूल मिलता है टेस्ट सीरीज का। पेड क्विज जैसे शुरू हो चुकी है, आपने देखा होगा पेड क्विज में क्वेश्चंस आना शुरू हो चुके हैं। तो जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन स्कूल में जुड़ करके पूरी तैयारी करते हैं किसी अपनी परीक्षा की, वैसे हमने यूपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कराना शुरू किया था, और सफलतापूर्वक उसको इस तरीके से तैयार किया कि मैक्सिमम लोग सिलेक्ट भी हो चुके हैं। प्रीलिम्स में हमारा सिलेक्शन रेशियो शुरू से जो है 18 से 22% के बीच रहा है, और ये अब भी नहीं घटा है जब नंबर ऑफ सीट्स काफी घट गई हैं। 2018 में 900 प्लस वैकेंसीज थी, तब भी हमारा सिलेक्शन रेशियो काफी अच्छा था, 20-22% का, और अब जब 200, 250, 300 सीटें होती हैं तब भी हमारा सिलेक्शन रेशियो उतना ही होता है। आशा ये है कि अगर 100 व्यक्ति हमारे इंस्टीट्यूट में प्रीलिम्स के पेड बैच में आते हैं तो 19 से 22 लोग हर हाल में जो फाइनली मेंस के लिए कट ऑफ अपना क्लियर कर लेते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी से मॉडरेट से टफ लेवल का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमने कोई अलग से वैज्ञानिक चीज कर दी है, या फिर हमने कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग कर दिया? नहीं, टेलीग्राम ग्रुप तो हजारों लाखों चल रहे हैं, हर दूसरा बंदा जो है ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में आ रहा है आजकल, अफोर्डेबल इंटरनेट और बाकी सारी चीजों की वजह से, एक्सेसिबिलिटी की वजह से। लेकिन क्या सभी लोग सिलेक्शन करा पा रहे हैं? उत्तर है नहीं। सभी लोग सिलेक्शन इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाना एक चीज है, और कमिटमेंट के साथ सारी चीजें निभाते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए, अच्छे क्वेश्चंस बनाते हुए, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल बनाते हुए कोई ही लोग तैयारी करा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उनमें से एक है, क्योंकि हम लगातार अपने रिजल्ट को पब्लिश करते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से, और हर बार अपना असेसमेंट रिजल्ट के आधार पर करते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच में आप आए हैं तो ट्रस्ट करके सारी चीज़ें जो बताई जाएंगी आगे उसको फॉलो कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको फॉलो करने के लिए मना किया जाएगा उसको आप अवॉइड भी करते रहिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को मिला करके आप चलेंगे। हमारे ग्रुप में फुल फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, कोई भी एक हम आपको लाइव क्लास नहीं देते हैं कि आपको उस समय लाइव मौजूद होना जरूरी है। आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं, आप कहीं पर हाउसवाइफ हैं अपनी ससुराल में, या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप कुछ कुछ घंटे ही एक समय में निकाल पाते हैं, तब भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड क्लासेस का हमने सिस्टम नहीं रखा है। क्लासेस जो मिलेंगी भी वो रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में मिलेंगी, आप उसे रात में देख सकते हैं, सुबह में देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, पीडीएफ आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं पूरी कोर्स ड्यूरेशन के दौरान। आप उसको प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी आशा समझिए। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग का मतलब है आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट देते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे करेंगे आपसे, यूनिकॉर्न वगैरह, लेकिन 15 दिवस बाद ऐसे बिहेव होगा आपके साथ जैसे आपको कोई जानता ही नहीं है। आप उनको मोटी फीस दे चुके हैं, उसके बाद आप सिर्फ उनके लिए एक नंबर मात्र हैं, कोई भी पर्सनलाइज सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। जबकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच में मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा, 2023 से मई में हमने करीब पेड बैच शुरू कर दिया था 2024 के लिए। 2024 का एग्जाम तो प्रस्तावित था मार्च मंथ में हो जाना चाहिए था, 2024 में नहीं हुआ। जुलाई में हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। अक्टूबर में फाइनली हो जाना चाहिए था। अब भी इसमें संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और अगर दिसंबर तक भी होता है तो हम इसमें करंट अफेयर का सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। तो आप ये समझिए मार्च से लेकर दिसंबर तक करीब 9 महीने के टाइम फ्रेम में हमने लगातार स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया। एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज जो हमारे कमिटमेंट में नहीं थी वो बनवा करके दी, लगातार पेड क्विज चलाते रहे, सारा करंट अफेयर आपको अपडेट करके दिया, और इवन डिस्कशन ग्रुप का भी सपोर्ट हमने 7-8 महीने तक जारी रखा हुआ है बिना कोई एडिशनल फी के। ऐसा कोई नहीं करता है, कोई भी इंस्टीट्यूट न कर सकता है ना, मतलब वो बात है ऐसा करने के लिए। हम भी कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमारा मानना है एथिकली कि हमको स्टूडेंट को जहां तक हो सके सपोर्ट करना चाहिए, जहां तक हम फाइनेंशियली वायबल होंगे स्टूडेंट्स को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। हमारा कमिटमेंट है कि दिसंबर तक हम डिस्कशन ग्रुप जैसे बंद कर देंगे, लेकिन करंट अफेयर का सपोर्ट आगे भी आपको देते रहेंगे।
वन स्टॉप डेस्टिनेशन क्यों है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जाएगा, यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल साबित हो सकता है, उसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट फुल पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिलेगा। पेड क्विज लगातार शुरू ही हो चुकी है जो लगातार आपको प्रैक्टिस कराती रहेगी। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हम यहाँ पर नीचे दिखाने जा रहे हैं। बेसिक बुक्स अभी कौन कौन सी पढ़नी है उनके बारे में अभी गाइडेंस मैं इस पर स्टार्ट की वीडियो में ही दे दूंगा। मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे बना सकते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में इसके बारे में भी आपको हम गाइड कर देंगे। और जो है कह सकते हैं पीवाईक्यू कंपाइलेशन भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस अपना देता है, आपको अलग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि पीवाईक्यू कंपाइलेशन जितने आउटडेटेड और जितने बल्कि होते जा रहे हैं आपकी समस्या ही बढ़ा रहे हैं, आपकी समस्या सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें यहीं पर मिलने वाली हैं, बाहर से कुछ नहीं लेना है। बाहर से एक आधी कोई बुक्स हो सकती है जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह की, तो वो आप चाहें तो पीडीएफ भी जुगाड़ सकते हैं, आसानी से ये सब चीज़ें एक्सेसिबल हैं आज के इंटरनेट के दौर में। अदरवाइज बुक ले सकते हैं, सिर्फ लक्ष्मीकांत की बुक के अलावा और कोई भी बुक स्टडी फॉर सिविल सर्विस रिकमेंड नहीं करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप डेली बेसिस पर, जैसे यहाँ पर एवरेज स्टडी 6-7 घंटे की दी हुई है, शुरुआत में इसको 4-5 घंटे रखना है, मिडिल फेज में 6 घंटे तक, और एकदम जब एग्जाम करीब होगा, 60 दिवस बचे होंगे 70 दिवस एग्जाम के, तो आप 8-9 घंटे जब स्टडी करेंगे तो ओवरऑल इस तरीके से खुद को तैयार कर लेंगे कि चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी से मॉडरेट से टफ लेवल का, आप उसमें आराम से इतने क्वेश्चन सही कर पाएंगे, प्रीलिम्स में कट ऑफ निकाल सकें, और इतना अच्छा आंसर राइटिंग तब तक कर चुके होंगे मेंस से पहले कि आपके अच्छे चांसेस होंगे मेंस को क्लियर करने के। सो इस तरीके से हमारा ग्रुप चलता है, और ओवरव्यू हमने आपको शुरू के 10 मिनट में दे दिया है। अब पेड ग्रुप कैसे चलता है, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि 3 ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है फुल पेड वालों को। एक तो स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप होता है जो आपने देखा होगा, उसमें स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा, पीडीएफ वगैरह रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिख रहे होंगे, तो वो हो गया। और दूसरा आपका पेड क्विज वाला होता है, पेड क्विज में ज़्यादातर सभी लोग होते हैं। और तीसरा ग्रुप होता है डाउट क्लियरेंस का। डाउट क्लियरेंस वाला सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको पता है 9000 वाले ग्रुप को मिलता है। 6500 वाले को 2 ग्रुप में हम लोग जोड़ते हैं, 4000 वाले स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप को मतलब स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में जोड़ते हैं, और जो पेजेस वाले ग्रुप ज्वाइन करते हैं उनको भी 2 ग्रुप में जोड़ते हैं। टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर वाले को 2 ग्रुप में जोड़ते हैं। 3 ग्रुप में सिर्फ जुड़ते हैं हमारे वह स्टूडेंट जो फुल पेड बैच को ज्वाइन करते हैं, जिसमें आपको हम डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी देते हैं। तो जो डाउट क्लियरेंस के सपोर्ट के साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। 2 ग्रुप जो आपके कौन से अलग अलग हैं, एक तो हो गया पेड क्विज वाला, एक हो गया स्टडी मटेरियल वाला, और डाउट क्लियरेंस वाला सपोर्ट होता है तीसरा ग्रुप, जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। डाउट किसी भी जो है स्टडी मटेरियल का पूछ सकते हैं जो हमने दिया है, उस स्टडी मटेरियल में से बेसिक बुक में से कोई डाउट है, आगे जो टेस्ट सीरीज आएगी उसमें कोई डाउट है, पेड क्विज के क्वेश्चंस में कोई डाउट है, किसी भी फैक्ट में डाउट है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो फुल पेड मेंबर्स को कुल मिलाकर 3 ग्रुप में जोड़ा जाता है, और अन्य मेंबर्स को, चाहे आप करंट अफेयर वाले पेड बैच में आए हो, चाहे टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर वाले में आए हो, चाहे ओनली स्टडी मटेरियल वाले में आए हो, या फिर अन्य किसी ग्रुप में आए हो, तो आपको 2 बैचेस में जोड़ा जाता है, 2 मतलब कह सकते हैं पेड ग्रुप में जोड़ा जाता है टेलीग्राम में। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में हमारे एडमिन लगातार लाइव रहते हैं। विदिन 6 आवर्स हमारा कमिटमेंट होता है आपके डाउट सॉल्व करने का। आपका कोई भी डाउट अगर यूपीपीएससी प्रीलिम से संबंधित है तो उस डाउट को रिप्लाई किया जाता है, चाहे वो कंसेप्ट से एसोसिएटेड डाउट हो, चाहे फैक्ट से संबंधित डाउट हो। ओवरऑल प्रिपरेशन में आपको कोई समस्या आ रही है, बेसिक बुक पढ़ने में कोई समस्या आ रही है, तो आप ऐसे डाउट पूछ सकते हैं, हमारे एडमिन आपका डाउट का रिप्लाई करते हैं विदिन 6 आवर्स। ये मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है, इतना वेट नहीं करना पड़ता है जनरली। जैसा ही आप पूछते हैं तुरंत आपको डाउट बताया जाता है। जो मैंने पहले बताया वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट वीडियो देखना है। सेकंड वीडियो जो हम लोग देते हैं वो बेसिक क्लरिकल चीज़ों के लिए होता है कि टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ऑपरेट करना है, पीडीएफ कैसे ओपन करना है, पीडीएफ कैसे भेज सकते हैं प्रिंट के लिए, ये सारी चीज़ें वीडियो नंबर 2 में बताई जाती हैं। तो वीडियो नंबर 2 का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिलता है। पेड ग्रुप के मेंबर्स उसमें देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ऑपरेट करना है और किन किन चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी है कि आप टेलीग्राम ग्रुप से एग्जिट ना हो जाएं। ये सब चीज़ें देखिएगा। बेसिक उसमें स्टेप बाय स्टेप मैसेज भी लिखा रहता है पीडीएफ का, उसमें लिंक लगे रहते हैं, किस पीडीएफ पे आपको जाना है उस पर टाइप करके पहुंच सकते हैं। वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा तो स्टेप बाय स्टेप मैसेज के बारे में उसमें बताया हुआ है। फिर इसमें कमिटमेंट पीडीएफ लिखी हुई है। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है इसी पीडीएफ के अंत में दिया हुआ है। क्विज ग्रुप जो है डेली बेसिस पर क्वेश्चंस हम इसमें शुरू में करंट अफेयर के कराएंगे, फिर धीरे धीरे बेसिक जीएस के, शुरू में बेसिक क्वेश्चंस होंगे, फिर सेकंड स्टेज में थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, जब एग्जाम एकदम नजदीक होता है तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं, और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा देते हैं कि कई बार 1/3 पेपर तो क्विज ग्रुप से ही आ जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की क्विज ग्रुप से 1/3 पेपर कई बार आ जाता है। ऐसा हमने देखा है 2020 में, 2021 में हमने देखा है, और इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आपको कराए जाएं, और क्वालिटी वाले क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, सिर्फ पीवाईक्यूज में नहीं कराते हैं। पीवाईक्यू सिर्फ रेलिवेंट वाले, और इस तरीके से पेड क्विज में तैयारी कराई जाती है कि आप पहले बेसिक लेवल क्वेश्चंस करें, फिर सेकंड स्टेज में जाएं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करें, फिर थर्ड स्टेज में टफ लेवल के क्वेश्चंस करने लायक हो जाएं। अब इसमें ग्रुप के फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको 6500 वाले ग्रुप में और 9000 वाले ग्रुप में मिलती है। कभी गैप होता है तो नेक्स्ट टाइम लोग कवर कर देते हैं। डेली बेसिस पर करंट अफेयर जो मिलता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी स्टेट पीसीएस की और यूपीएससी की अगर आपको तैयारी करना है तो आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना बेहद जरूरी है। इस बात में कोई भी झूठी बात नहीं है कि करंट अफेयर अपडेट करना बेहद जरूरी है। करंट अफेयर किसी भी स्टेट पीसीएस के पेपर में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ओवरऑल में बता रहा हूँ 1/3 पोर्शन जो है करंट अफेयर का ही होता है। और यूपीपीएससी में इंटरव्यू तक में करंट अफेयर से संबंधित सवाल पूछते हैं, पीसीएस प्रीलिम्स में तो पूछते ही हैं,
और इवन मेंस में भी जो साइंस टेक वाला जो सेक्शन होता है, जीएस 3 वाला जो पेपर होता है, मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होता है और कई बार जीएस पेपर 2 भी। तो इस तरीके से हम देखेंगे यूपीपीएससी में करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा रहता है और ये बात सच है। लेकिन डेली बेसिस पर हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह नहीं देते हैं। अगर आपको अपने आप से न्यूज़पेपर पढ़ना होता तो आप ग्रुप में क्यों आते, हमारा सपोर्ट क्यों ज्वाइन करते। और न्यूज़पेपर में भी ऐसा नहीं है कि केवल एक न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा तो सारी चीज़ें और सारा सब्सटेंस आप गैदर कर लेंगे। और शुरुआत में जो एस्पिरेंट तैयारी के लिए उतरते हैं, कई बार पूरे दिन न्यूज़पेपर ही पढ़ते रह जाते हैं, तो आप जीएस कब पढ़ेंगे। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट क्या करता है, पिछले 4-5 वर्षों से जितने भी लोग हमारे पेड ग्रुप में आते हैं उनको डेली बेसिस पर करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती है। डेली करंट अफेयर आपको दोपहर में 3 से 4 बजे तक मिल जाता है, इसी को आपको स्टडी करना पड़ता है। यही आपके न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट होता है और न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें स्टेट पीसेस के काम की होती हैं। तो हम जो करंट अफेयर देते हैं उसमें इंश्योर करते हैं कि जितना आपके सिलेबस के एम्बिट में चीज़ें हैं, जितना एक यूपीपीएससी एस्पिरेंट को करंट अफेयर पढ़ना ज़रूरी है, वो सारा करंट अफेयर हम आपको देते हैं, जिससे आपकी डेली बेसिस पर समझ बनती जाती है जीएस के साथ-साथ। जीएस की शुरुआत में आपकी बेसिक बुक चलती है, साथ ही जो डेली करंट अफेयर चलता है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आपको इस तरीके से तैयार करता है कि ओवरऑल सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती रहे और बाद में जब हम फैक्चुअल डेटा और पीडीएफ देंगे तो आपको उसको ग्रास्प करने में, लंबे समय तक रिटेन रखने में आसानी रहे, मुश्किलात ना हो। डेली करंट अफेयर को डेली बेसिस पर ही पढ़ने की कोशिश करिएगा और उसी से आपको मैक्सिमम लाभ मिलता है। डेली बेसिस की जो करंट अफेयर होती है उसका मंथली कंपाइलेशन भी हम लोग देते हैं, वो एक बार रिवीजन कर सकते हैं। मेन स्पेसिफिक वो होता है बेसिकली। डेली करंट अफेयर का जो लोकस है वो ज़्यादातर होता है मेंस की तरफ, जबकि जो मंथली करंट अफेयर हम लोग देते हैं जिसमें सेक्शनल करंट अफेयर और एमसीक्यू होता है वो आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है। मंथली करंट अफेयर में जैसे लिखा है 3 पीडीएफ आती हैं, 3 पीडीएफ मिलेंगी हर मंथ। एक तो प्री स्पेशल वाला हो गया, उसमें लिखा रहता है। प्री स्पेशल का मतलब है वो प्रीलिम्स के लिए है, मेंस में उसकी ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। और जो डेली करंट अफेयर का मंथली कंपाइलेशन होता है, जो मेन स्पेशल होता है और जो मंथली टॉप 500 या 600 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हम लोग देते हैं, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। तो 3 पीडीएफ में से 2 पीडीएफ प्रीलिम्स ओरिएंटेड होती हैं और 1 मेंस ओरिएंटेड होती है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड पीडीएफ को लगातार आप पढ़ते अगर जाएँगे, शुरू से ही हर मंथ कंप्लीट करेंगे, तो लास्ट में जो रिवीजन पीडीएफ हम लोग देते हैं या फिर जो करंट अफेयर का पापा वीडियो देते हैं, अगर एक बार आपने देख लिया तो आपके 1/3 पेपर की तैयारी वहीं से हो जाती है, क्योंकि 30 से 35 से 40 सवाल जो करंट अफेयर संबंधित होते हैं, इकोनॉमिक करंट अफेयर मिला करके, वो सारे आपके कवर हो जाते हैं। तो करंट अफेयर का सॉल्यूशन यहीं से खत्म होता है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी मैंने बता दी, डेली बेसिस पर इसको फॉलो करना आपका काम है। अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, प्री स्पेशल जो मंथली आ रहा है उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं, मंथली बेसिस पर नहीं स्टडी कर रहे हैं, 500 एमसीक्यू या 400 एमसीक्यू जो हम देते हैं उसको नहीं लगा रहे हैं, तब आप समस्या क्रिएट करेंगे अपने खुद के लिए। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करते जाएंगे तो ऑलरेडी आप अपने टारगेट से पास आते जाएंगे। जो पीसीएस की तैयारी है, यूपीपीएससी की तैयारी है, ये वन वे गोल नहीं है या फिर जो है एक सीधी जाने वाली सड़क नहीं है कि जो है इतना किया और इतने से पहुंच गए। ये कोई स्कूल या सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है जो बचपन से देते आ रहे हैं। इसमें आपकी हर दिन की मेहनत मायने रखती है। आप ऐसे समझिए कि आपको एक बड़े बर्तन को भरना है, एक बड़ी टंकी को भरना है, लेकिन आपके सामने ये ऑप्शन नहीं है कि उसमें आप मोटर चला करके एक ही दिन में भर दें। पीसीएस की तैयारी ऐसे नहीं होती है कि अगर आपका एग्जाम फर्ज कीजिए कि जून 2025 में, तो आप मई 2025 से शुरुआत करें और कंप्लीट कर लें उसको प्रीलिम्स का सिलेबस। ऐसा कभी नहीं होगा। ये लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि कोई 30 दिन का क्रैश कोर्स आएगा और आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कोई क्रैश कोर्स नहीं बना है। और अगर ऐसा है भी, अगर मान लीजिए जैसे हमारे भी चलते हैं कई बार 60 दिन के, 70 दिवस के, 90 दिवस के क्रैश कोर्स, तो वो प्रो स्टूडेंट के लिए होते हैं जो अपना बेसिक वगैरह कंप्लीट कर चुके होते हैं। जो अभी तैयारी में उतरे हैं वो 30 दिन में सिलेबस की तैयारी नहीं कर सकते, उन्हें 300 दिन में ही तैयारी करनी पड़ेगी। और 200-300 दिन में जब आप डेली बेसिस पर 4-4, 5-5 घंटे जुटते हैं, तब आप इस तरीके से अपने टारगेट के पास पहुंचते जाते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि यूपीपीएससी की तैयारी एक दूर खड़ी मंजिल है, लेकिन आप उसमें दौड़ करके नहीं पहुंच सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चल करके पहुंचना होगा। डेली बेसिस पर आप उसके करीब पहुंचेंगे और एक दिन करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी फेज ऑफ प्रिपरेशन में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कहीं पर मॉडरेट स्पीड रखनी पड़ेगी, कहीं पर स्लो रखनी पड़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन डेली बेसिस पर आपको चलना जरूरी है। डेली बेसिस पर अगर आपने चलना बंद कर दिया तो ये जो टारगेट है ये और भी दूर आपसे चला जाता रहता है। टारगेट स्थिर नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन रोक दी बीच में 3 महीनों के लिए, तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। यही है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी, जो अन्य एग्जाम की तैयारी से अलग है, कि आपका टारगेट जो है स्थिर नहीं खड़ा है। अगर आप डेली बेसिस पर चलना बंद कर देते हैं तो उतना ही टारगेट आपसे दूर चला जाता है। तो कहने का क्या आशय है, कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाए रखना जरूरी है। जो हम यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, प्रीलिम्स की जो प्रीलिम्स स्पेशल पीडीएफ आती है, यूपी स्पेशल की जो करंट अफेयर पीडीएफ आती है, और ये जो प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस देते हैं, इससे ही एग्जाम में आने वाला है। लेकिन आप कितना ग्रैस्प कर पाते हैं, कितना सीरियसली इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं और कितना बाद में रिवाइज कर पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि सोर्सेस तो हम सभी को एक जैसे देते हैं, लेकिन क्या सभी लोग सिलेक्ट हो पाते हैं? नहीं, सभी लोग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सभी लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, सभी लोग जो है अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाते हैं। डेली का मंथली करंट अफेयर नेक्स्ट मंथ की 4 तारीख तक आ जाता है। टॉप 400 500 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको 9 तारीख तक मिल जाती है।
और जो प्रीलिम स्पेशल करंट अफेयर की पीडीएफ है ये 4 तारीख तक मिल जाती है आपके ग्रुप में। और जो यूपी स्पेशल की पीडीएफ होती है ये भी आपको करीब 12 से 13 तारीख को मिल जाती है। यूपी स्पेशल भी हर मंथ हमने अपडेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जीएस 5 और 6 आपका यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर को भी गहराई से पढ़ना जरूरी है। भले ही प्रीलिम्स में यूपी करंट अफेयर के 2 या 3 या 4 ही सवाल आए, लेकिन मेंस में उसकी उपयोगिता है काफी। इस वजह से मंथली करंट अफेयर अब हम यूपी स्पेशल भी रेगुलरली आपको देते हैं। अब अगर थोड़ा-सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो डेली बेसिस पर करंट अफेयर मिलता है और जो मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल वाला आता है उसमें क्या अंतर है, तो उसको अब आप समझ लीजिए क्या अंतर है डेली करंट अफेयर में और प्री स्पेशल मंथली करंट अफेयर में। यूपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स ग्रुप में अगर आप आ गए हैं तो ये समझिए कि डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या अंतर होता है। स्ट्रैटेजी में मैं कई बार ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन कई बार डाउट अलग-अलग से आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या डिफरेंस होता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो डेली करंट अफेयर होता है वो 5-6 पेजेस डेली बेसिस पर आपको मिलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आप लोग स्टडी करते हैं वैसे ही इसको मानिए, न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट है ये। जितना भी जानकारी आपको चाहिए, क्या हो रहा है डेली बेसिस पर, कैसे कैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहे हैं, कोई नई स्कीमें अनाउंस हो रही हैं, नई घटनाक्रम हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई नया केस आ रहा है, आपके सिलेबस से जो चीज़ें जरूरी जुड़ी हुई हैं वही यहाँ पे बताई जाती हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ प्योरली जो है सिलेबस बेस्ड होती है। उसमें लिखा भी रहता है कि न्यूज़ जो है मेंस पेपर के GS1 के लिए जरूरी हो सकती है, GS2 के लिए, GS3 के लिए। कई बार GS4 वाली न्यूज़ भी हम लोग देते हैं समय समय पर। अब मेंस के लिए इसका रेलेवेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेंस के जीएस सिलेबस के हिसाब से आपको दिया जाता है। प्रीलिम्स का और मेंस का जो सिलेबस है आपने देख ही लिया होगा, स्ट्रैटेजी में काफ़ी अलग तरीके का होता है और क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका, पूरा पेपर ही अलग तरीके का है। प्रीलिम्स क्या है, जीएस पेपर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर है, जबकि मेंस सब्जेक्टिव पेपर। इसी वजह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। आपने देखा होगा किसी भी इन्फॉर्मेशन का 360 डिग्री एनालिसिस उसमें दिया रहता है। कोई न्यूज़ हुई, कोई कोर्ट केस आया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और आगे की राह क्या हो सकती है, ये भी उसमें बताया जाता है। तो इसलिए डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आप केवल रटे नहीं, रट के तो आप प्रीलिम्स वाला कर लेंगे, मंथली करंट अफेयर रट करके प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल लेंगे, लेकिन मेंस भी तो देना है ना। क्या मेंस नहीं देना है? प्रीलिम्स हमारी मंजिल नहीं है, मैं बार बार कहता रहता हूँ। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आप नहीं स्टडी करते हैं। लॉन्ग टर्म स्टडी जो लोग करते हैं, जो सीरियस स्टडी करते हैं, वो मेंस क्लियर करके सिलेक्शन लेने वाली स्टडी करना चाहते हैं। तो मेंस के लिए रिलेवेंस जो आपका डेली करंट अफेयर उसका ज़्यादा है, प्रीलिम्स के लिए लो सिग्निफिकेंस हम लोग कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल काम का नहीं है आपका डेली करंट अफेयर, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मेंस को टारगेट करके इसको दिया जाता है। तो ये मेंस में आपकी हेल्प करता है। अगर आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप डेली का जो मंथली कंपाइल करके दिया जाता है उसको एक बार स्टडी कर लीजिए। और सारी इन्फॉर्मेशन डेली करंट अफेयर वाली लर्न करने की नीड नहीं होती है। कई सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आपको उसको पढ़ करके समझ लेना है, आगे के लिए कनेक्ट करना है सिलेबस से बस। और कैसे कनेक्ट करना है सब स्ट्रैटेजी में मैं बता चुके हैं आपको। फिर एससीएस का जो मंथली करंट अफेयर है ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक होता है, इससे मेंस में आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीलिम्स का करंट अफेयर इंटायरली डिफरेंट होता है मेंस के करंट अफेयर से। इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट रखी जाती है। आपने देखा होगा जो वन लाइनर जो हम लोग देते हैं या सेक्शन वाइज देते हैं, उसमें जितना इन्फॉर्मेशन जरूरी है जिससे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स वाला, बस उसी को दिया जाता है। प्रीलिम्स के लिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जब प्रीलिम्स नज़दीक होता है तो हम डेली करंट अफेयर पढ़ना बंद करा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो मंथली वाला ही तैयार करते हैं और यूपी वाला जो मंथ में एक बार दिया जाता है उसको तैयार करते हैं। इन्फॉर्मेशन डेंस ये भी होता है जहाँ जहाँ पर जरूरी है। जैसे कोई स्कीम आई है तो स्कीम कहाँ से लॉन्च की गई, किस व्यक्ति ने लॉन्च की, किसको टारगेट करेगी, बेनिफिशरीज कौन होंगे, इसके बेनिफिशरीज को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, सब कुछ हम इसमें कवर कराते हैं। और लेस नंबर ऑफ पेजेस में इसको रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय इसको आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है, जबकि डेली करंट अफेयर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि डेली बेसिस पर कवर करें और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के डेली करंट अफेयर में और मंथली करंट अफेयर में। दोनों ही आपको अभी से कवर करना चाहिए 2025 वालों को खासकर। यदि आप उनसे पूछे कि सर हमें ये बताइए कि सिर्फ प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए कौन सी पीडीएफ स्टडी करना है, तो 4 तारीख को जो प्रीलिम्स स्पेशल वाली पीडीएफ जो हम लोग देते हैं वही स्टडी करना है। 400-500 एमसीक्यू सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, उनको इग्नोर भी कर सकते हैं आप। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, जरूरी नहीं कि आप उसको पढ़ें, लेकिन मंथली प्री स्पेशल वाली प्रीलिम्स 2025 के लिए पढ़ना जरूरी है। डेली का मंथली पीडीएफ जो है ये आपको मिलता है डेली बेसिस पर फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए और मेन स्पेसिफिक मैटर के लिए। डाउट क्लियरेंस डेली बेसिस पर होता है, मंथ में एक बार हम यूपीपीएससी स्पेसिफिक लाइव डिस्कशन भी करते हैं। इसमें पार्टिसिपेशन आपका मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिसको भी लाइव आकर के डाउट पूछना है वो हमारे एडमिन से पूछ सकता है। ये मंथ में एक बार करते हैं और अगर हमें लगता है कि उस मंथ नहीं जरूरत है तो आगे भी हम लोग कर देते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं उसको आपको, लेकिन ये मतलब डिस्कस करते हुए करते हैं आगे। हमारे जो फुल पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए सुविधा होती है। ठीक है, जो लोग फुल पेड ग्रुप में आए हैं उनको ये सपोर्ट मिलता है। एक बार यूपीपीएससी स्पेसिफिक लाइव डिस्कशन करते हैं, इसमें सिलेबस रिलेटेड डाउट आप पूछ सकते हैं। सिलेबस और सब्जेक्ट से संबंधित आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है और जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो लाइव आकर के डाउट पूछ सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि लोग जो है सही ट्रैक पर चल रहे हैं कि नहीं। अगर आपका कोई ब्रेक हो गया स्टडी में और जो आप कोई कन्फ्यूजन है वो पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं।
जब भी लाइव डिस्कशन होगा उससे पहले आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि इस डेट और इस समय पर होगा, उस डेट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेजेंट रहें, ये हम प्रयास करते हैं। बाकी अगर किसी का छूट भी जाता है तो उसको आगे भी हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। पेड क्विज में सीसैट की हर मंथ प्रैक्टिस भी हम लोग कराने का यहाँ पर कमिटमेंट है हमारा इस बार। ये आपको जल्द शुरू करा दी जाएगा। सीसैट की भी प्रैक्टिस जो है 50 क्वेश्चंस की आगे होगी। सीसैट में जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ हम लोग देंगे, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। फुल पेड ग्रुप मेंबर्स जो है इसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ आयोग और उनके सिलेबस के फॉलोअर हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर हमने लिख दिया है, आयोग जिन सोर्सेज का ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज मानता है उसी के हिसाब से हम डेटा लेते हैं। जीएस में भी, करंट अफेयर में भी। अगर कोई यहाँ पे असंबद्धता होती है, जैसे अभी एक डाउट आया था कि लोकसभा के जो स्पीकर ओम बिरला जो अभी जो है तीसरे टर्म में स्पीकर बने हैं, मोदी जी की थर्ड टर्म की सरकार में जो स्पीकर बने हैं दूसरी बार, मतलब इनका जो है सेकंड टर्म है ओम बिरला जी का एज अ स्पीकर, और मोदी सरकार जो तीसरी बार बनी है, इसमें कंफ्यूजन आया था कि ओम बिरला कौन से नंबर के पर्सन बने हैं जो सेकंड लोकसभा टर्म में अपना स्पीकर का रोल अदा करेंगे, तो फिफ्थ है कि सिक्स्थ है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। हर न्यूज़पेपर में आप देखेंगे अलग अलग दिया है। फिर इसका क्लैरिफिकेशन भी मैंने दिया था आपको पेड ग्रुप में। तो इस तरीके की जो जटिल चीज़ें होती हैं उसका क्लैरिफिकेशन हम दे देते हैं ऑलरेडी, और ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से ही देते हैं, इधर उधर के सोर्सेज के हिसाब से नहीं, क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर में भी गलती हो सकती है। इवन डीडी न्यूज़ में भी कई बार गलती हुई है। इसका रिसेंट एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। इसमें लास्ट लाइन में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि विहार क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया है, और इस प्रवेश द्वार को बिहार के सांची स्तूप की तरह डिजाइन किया गया है। लेकिन सभी को पता है बिहार में सांची स्तूप नहीं है। सांची स्तूप तो विदिशा जिला मध्य प्रदेश में है। तो ये जो है एक मिसप्रिंट आया है, तो एक बड़े से बड़े न्यूज एजेंसी में भी मिसप्रिंट हो सकता है। तो बस ऐसा ही ह्यूमन एरर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी कदार हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि ह्यूमन एरर भी ना रहे, हमारे स्टडी मटेरियल में ह्यूमन एरर की भी गुंजाइश ना रहे, हम प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कोई गलती होगी तो इसी तरीके की हो सकती है। बाकी अगर आप हर चीज़ चेक करने जाएंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि हम गूगल वाला सोर्स फॉलो नहीं करते हैं। कई लोग जो न्यूबी होते हैं, खास करके नए नए प्रिपरेशन में आते हैं, एमेच्योर काइंड ऑफ पीपल, उनकी गलती नहीं है। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं है कि चेक कैसे करना होता है डेटा। वो गूगल सर्च जानते हैं। अगर आप सर्च करेंगे कि फिलहाल कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, ठीक है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, और भारत में किसी पर्टिकुलर फल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो इस पर आप गलती करेंगे कई बार, क्योंकि उसमें सही डेटा कई बार नहीं आता है। गूगल में मिनरल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डेटा अगर आप ढूंढने जाएंगे, हर बार हर साइट में अलग अलग मिलेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से किसी वेबसाइट का सर्च रिजल्ट सबसे पहले आ जाएगा, लेकिन वो बहुत पुराना 2015-2016 का डेटा हो सकता है, जो हमारे काम का नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एज एन इंस्टीट्यूट लेटेस्ट डेटा कलेक्ट करता है, और इवन हमारी जो टॉप लेवल की जो टीम है वो इसमें जुटती है। हमारा काम सिर्फ इधर उधर का मैनेजमेंट करना नहीं है। हमारी जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम है उसका एक बड़ा पोर्शन अभी भी सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल को बेहतर बनाने की ओर कार्यरत है। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा हम लोग लगातार जो मार्केटिंग चल रही है उस दौड़ में नहीं है। लगातार हमारी मार्केटिंग भले ही ना चले, लेकिन हमारे सिलेबस मतलब हमारी टीम जो है सिलेबस पर लगातार निगाह बना कर रखती है। किस तरीके से नए नए पेपर्स हो रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरीके से हम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करा सकते हैं, अपने स्टडी मटेरियल को सिलेक्शन मटेरियल में कैसे तब्दील कर सकते हैं, इस पर हमारा प्रयास रहता है। इधर उधर की मार्केटिंग करने में नहीं कि यहाँ ऐड डाल दें, वहाँ एडवर्टीजमेंट डाल दें, वहाँ होर्डिंग लगा दें। इस पर हमारी टीम कम से कम फोकस करती है। तो कहने का ये आशय है कि जो रीसेंट जो अपडेट्स होते हैं, पीआईबी मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट्स होती हैं, नीति आयोग का जो डेटा होता है, और जो ऑफिशियल सोर्सेस जिनको आयोग ऑफिशियल मानता है, उनके हिसाब से हम चलते हैं। अगर आप इधर उधर के सोर्सेस देखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। टेलीग्राम को आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपका उसी नंबर पर रजिस्टर होता है जो नंबर आप पेमेंट करते समय हमारे साथ साझा करते हैं, उसी से आप टेलीग्राम ऑपरेट कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन के दौरान नंबर चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक ही नंबर मान्य होता है, आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एक भी बार मतलब वो नंबर चेंज नहीं होगा। एक बार आपने पेमेंट करके रजिस्टर करा दिया वो नंबर, आपको पूरे कोर्स ड्यूरेशन के दौरान उसी को यूज़ करना होता है। ठीक है, चलाना बहुत आसान है। टेलीग्राम एक यूजर फ्रेंडली ऐप है, उसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह भी नहीं आते हैं। बस एक बार आपको व्हाट्सएप के तरीके उसमें लॉग इन करना होता है। ठीक है, और उसको उसमें जो अपडेट आ रहे हैं बेसिकली उस पर फोकस करिएगा, इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा मत पड़िएगा, ज़्यादा वो टेक्निकल है भी नहीं। रिसर्च एनालिसिस और जो चीज़ों को ढूंढने वाला काम है वो आप नहीं करिए, आप सिर्फ वो करिए जो आपको बताया जा रहा है। जैसे शुरुआत में बेसिक बुक पढ़ना, सेकंड स्टेज में क्या क्या पढ़ना होगा, मेंस की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है वो आपको करना है। थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में जो आपको नोट्स वगैरह दिए जाएंगे लिस्टिंग और कंपाइलेशन वाले अपडेटेड, उसको तैयार करने पर फोकस करना है। अगर आपको सब खुद से ही तैयार करना होता तो आप पेड बैच में क्यों आते हैं? लॉजिकल बात है। अगर आपको खुद ही R&D करना होता, खुद ही सारी चीज़ें इकट्ठा करना होता और फिर उसको पढ़ना होता, तो आप यहाँ पर नहीं आते। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एज एन इंस्टीट्यूट वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको देता है कि सिर्फ आप यहाँ पर पढ़िए, और अगर कोई मतलब मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको ऑलरेडी आप तक पहुँचने से पहले ही हम लोग जो है सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए कोई टाइपो हो गया,
टेस्ट सीरीज में कोई टाइपिंग एरर आ गई या फिर कोई कॉमा गलत लग गया या फिर कोई मिस्टेक से जो नंबर है वो फर्स्ट की जगह सेकंड लिख गया, तो उसको हम ऑलरेडी आपको अपडेट कर देते हैं। एग्जाम से पहले पूरा एरर करेक्शन हमारी टीम देती है। कहीं पर भी कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता है, ना ही कोई बुक पब्लिशर ऐसा करते हैं कि बुक रिलीज होने के बाद आपको अपडेट दे रहे हैं आपको पर्सनल ईमेल पर। ऐसा कभी नहीं होता है, कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेकिन हमारी टीम पूरा सब कुछ चेक करती है सारा स्टडी मटेरियल देने के बाद कि अगर कॉमा तक की भी एरर अगर रह रही है किसी भी टेस्ट सीरीज में, किसी हमारे स्टडी मटेरियल में, पेड क्विज में, तो उसको अपडेट करके आपको देते हैं बाकायदा लिख करके कि ये गलत था, ये वाला सही वाला वर्जन है। आपको एग्जाम से 15-20 दिवस पहले हम लोग दे देते हैं कि जरा सी भी एरर की गुंजाइश ना रहे एग्जाम तक। तो कुल मिलाकर अपडेट क्या है कि ये है कि जो भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वो स्टडी करना है। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पेड ग्रुप में पूछ सकते हैं, लेकिन बार बार ये लेकर के नहीं आएंगे कि गूगल में ये दिखा रहा है ये गलत है, आपने जो डेटा दिया हुआ है गूगल में तो कुछ और दिखा रहा हुआ है, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं। वहाँ पे समस्या होती है क्योंकि हमारी टीम सब कुछ चेक करके डालती है। कोई टाइपिंग एरर हो सकता है लेकिन कभी फैक्चुअल एरर रेयरली ही होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर कोई टाइपिंग एरर या ह्यूमन एरर की वजह से कोई एरर दिख रही तो उसको हम लोग तुरंत ही जो है रिट्रैक्ट करके सही करते हैं। प्री का पेपर पूरा नहीं अटेम्प्ट करना है। 150 क्वेश्चंस आयोग देता जरूर है, लेकिन कई बार वो 150 पूरे होते भी नहीं हैं। आयोग की तरफ से 3-4 हर बार गलत हो जाते हैं। मॉडिफाइड की में क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस के आंसर बदले जाते हैं या डिलीट भी किए जाते हैं। तो 150 क्वेश्चन सिर्फ कहने के लिए हैं। मैं उसको मानता हूँ 145 से 146 क्वेश्चन में ही आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है, और उसमें से आपको कितना चाहिए वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पूरे क्वेश्चंस नहीं करने होते। जैसे आप लोग कई बार परेशान रहते हैं डिस्प्यूटेड फैक्ट्स में कि चौरी चौरा की डेट क्या है, वो तो एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखी हुई है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कुछ और मान रही है। कई बार हमारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है जो मोटे मोटे पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसे आउटडेटेड क्वेश्चन डाले हुए हैं जो मॉडिफाइड की में डिलीट हो चुके हैं, लेकिन उसमें डाले हुए हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जैसे किस प्राणी का खून सफ़ेद है, या फिर जो इनफील्ड राइफल गन्स हैं वो आज़ादी की पहली लड़ाई से पहले कब इंट्रोड्यूस की गई थी, इस पर बड़ा कन्फ्यूजन है। ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है लेकिन वो फैक्ट बार बार नहीं रिपीट होते हैं। कोई अगर पेपर में कन्फ्यूजन रहा वो क्वेश्चन दोबारा आता नहीं जनरली, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। 150 क्वेश्चंस लगातार सारे नहीं सही करने हैं। 150 क्वेश्चंस करने ही नहीं एक्चुअली, ना टॉपर करता है ना ही एग्जाम की डिमांड है कि आप 150 सही करें, क्योंकि आयोग खुद 150 क्वेश्चंस आपको सही नहीं दे पा रहा है। तो 150 क्वेश्चंस का टारगेट होता ही नहीं कभी। टारगेट एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का होता है जो प्रीवियस कट ऑफ पर डिपेंड करता है। जिस दिन आप पेपर दे रहे होंगे उस दिन के पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कितने क्वेश्चंस आपको चाहिए। कुल मिलाकर ये कहने का आशय है कि सारे क्वेश्चंस आप नहीं सही कर सकते हैं, ना ही किसी भी ओवरऑल ब्रह्मांड में जितनी बुक्स चल रही हैं कोई ऐसा बुक मिल सकता है जिसमें सारी की सारी चीज़ें सही हों। सही का मतलब होता है कि जिस दिन बुक पब्लिश होती है उस समय तक सही हो सकता है, अपडेट तो हमेशा होता रहता है। जैसे अगर लोकसभा स्पीकर्स की सूची कहीं पर दी हुई है तो आपको देखना है क्या अभी तक आज की डेट तक जितने भी स्पीकर बने हैं क्या उनका नाम गिवन है, उसमें कोई उसमें अपडेट तो नहीं हुआ है, पुराने स्पीकर्स की लिस्ट में कोई गलत नाम तो नहीं डाल दिया है, पूरा क्लैरिफिकेशन है कि नहीं है। ये सब चीज़ें खुद स्टूडेंट को देखनी पड़ती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं। हमारे यहाँ पर हमारी टीम खुद ही चेक करके ये सारी चीज़ें इंश्योर करती है। और कुछ ऐसे जो अपडेट होते हैं वो ऑलरेडी हम आपको साझा करते रहते हैं। आपने खुद ही कुछ ग्रुप में देखा होगा, जैसे सबसे पहला वीडियो पड़ा हुआ है लैग्रेंज पॉइंट के बारे में, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट काफ़ी चर्चा में थे, आदित्य L1 मिशन जब लॉन्च किया गया था। तो लैग्रेंज पॉइंट आपको लग रहा है कि बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। लैग्रेंज पॉइंट की पूरी अवधारणा हमने समझाई है, आपको बताया है कि लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला सेकंड टाइम कंसेक्यूटिव बने हैं वो कौन से नंबर के स्पीकर हैं जो सेकंड टर्म के लिए बने हैं। उसमें जो कन्फ्यूजन है उसको भी हमने क्लियर किया है। तो इस तरीके से जो कन्फ्यूजिंग फैक्ट है वो ऑलरेडी हम मंथली करंट अफेयर में क्लियर करते रहते हैं। सारे अपडेट्स फॉलो करना जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज खुद ही एरर करेक्शन देगा अगर कोई एरर होती भी है तो, ठीक है। आपको खुद से सारी चीज़ें गूगल नहीं करना है, अदरवाइज आप गूगल ही करते रह जाएंगे, सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ये हमारे कहने का मतलब है। R&D आप नहीं करेंगे, हमारी टीम करेगी, आप उसका लाभ लेंगे केवल। गूगल करना आप या तो ठीक से समझ लें पहले, अदरवाइज जो हमारे रिजल्ट पर, हमारे कह सकते हैं क्वेश्चंस पर, हमारे स्टडी मटेरियल पर पूरा अंधा ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई भी एरर होती है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपको एग्जाम से सफिशिएंट दिन पहले उसको अपडेट करा करके दे देती है। तो गूगल करने की हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर करते भी हैं तो हर चीज़ सही ही पाएंगे, ऐसा कोई हमारा डर नहीं रहता है हमको किसी का भी स्टडी मटेरियल चेक कराने में। हज़ारों लोग स्टडी मटेरियल चेक कर चुके हैं गुणवत्ता जांचने के लिए, हमारे विरोधी भी, कॉम्पिटिटर्स भी, और सबने उसको सबसे अच्छा पाया होगा, भले ही वो कबूल करें या फिर ना करें। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से पहले 6-7 हज़ार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, लेकिन हमारी टीम कोशिश करती है कि 9,000 तक भी करें आप, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड चेंज हो रहा है बिना प्रैक्टिस के कई सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं पेपर में कि जिसने प्रैक्टिस की होगी वही कर सकता है, चाहे जितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे जितनी ज़्यादा किताबें उन लोगों ने अध्ययन किया हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे एलिमिनेशन बेस्ड होते हैं जो सिर्फ वही कर सकता है जिसने प्रैक्टिस की होगी। तो इस वजह से प्रैक्टिस का बहुत महत्व है प्रीलिम्स में खास करके, और मेंस में तो है ही, प्रीलिम्स मेंस दोनों में है, इंटरव्यू में नहीं है प्रैक्टिस का ऐसा कोई खास महत्व, क्योंकि उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। प्रैक्टिस की जरूरत आपको प्रीलिम्स दोनों में है। प्रीलिम्स का करीब 1/3 हिस्सा प्रैक्टिस पर ही आधारित होता है। पूरे क्वेश्चन पेपर को अगर किसी ने
एंड डीप एनालिसिस किया होगा तो ये देखा होगा 1/3 पेपर प्रैक्टिस से किया जा सकता है। अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू वगैरह की प्रैक्टिस की हो और जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है, पेड क्विज आती है, उसकी प्रैक्टिस की हो तो 1/3 पेपर ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। लेकिन केवल 1/3 से नहीं काम चलता है, हमको एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि आपने कट ऑफ देखा ही होगा 2023 वाला, जब नंबर ऑफ सीट्स लगातार कम हो रही है तो कट ऑफ बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। प्रैक्टिस रिसोर्स आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही फॉलो करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस इस समय जो आयोग बना रहा है वो पीवाईक्यू बेस्ड नहीं है। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन को कम से कम और मेरे हिसाब से अब तो न्यूनतम करने की कोशिश कर रहा है आयोग, कि 2-4 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे ही ना जाए। आपने देखा होगा सिर्फ डालने के लिए क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं पीवाईक्यू के, वो भी पीवाईक्यू डायरेक्ट अब रिपीट हो ही नहीं रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन पीवाईक्यू को मिला करके अब रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2-3 पीवाईक्यू उठा करके एक सवाल अब बनाया जा रहा है। तो प्रैक्टिस रिसोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज रखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ पीवाईक्यू अब नहीं कराते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड सवाल हम लोग कराते हैं। हमारे सवाल सारे फ्रेश नए होते हैं और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार होते हैं। कोई मान लीजिए पीवाईक्यू ऐसा है जिसके आने की संभावना बहुत होती है, 100% होती है, उसको हम लोग जरूर कराते हैं अपने पेड क्विज में और टेस्ट सीरीज में। लेकिन जो टेस्ट सीरीज और पेड क्विज होती है उसमें हम रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं कराते हैं। हमारी टीम सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पिक करती है। पीवाईक्यू को इधर उधर जंबल करके देना हमारा काम नहीं है, ये अदर कोचिंग वाले करते होंगे जिनसे कोई सिलेक्शन नहीं होता है। लास्टली थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, पूरा अपडेट जो हम दे देते हैं, सारे लेटेस्ट फैक्ट और डेटा को इम्प्रूव करके सारा सब कुछ चेक करके कंपाइलेशन लिस्टिंग पीडीएफ, जिसको आपको लगातार मेमोराइज करना पड़ता है एग्जाम से पहले, जिससे आप प्रीलिम्स में अच्छा खासा स्कोर कर सकें। तो कंपाइलेशन लिस्टिंग आपके जीएस बेस्ड सब्जेक्ट की होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर की अलग से आती है, ठीक है। जीएस के सब्जेक्ट की अलग से आती है, करंट अफेयर की अलग से आती है। लेकिन करंट अफेयर की कंपाइलेशन तो मिलती ही है एग्जाम से पहले, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपाइलेशन के भरोसे बैठे रहें। करंट अफेयर जो प्री स्पेशल वाला है वो आपको मंथली बेसिस पर तैयार करते रहना है। अगर मंथली बेसिस पर करंट अफेयर तैयार नहीं करेंगे तो कंपाइलेशन पीडीएफ जो लास्ट में मिलती है करंट अफेयर की, इतना बल्कि आपको महसूस होगी कि आप उसमें कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करना होगा, मंथली वाला, प्री स्पेशल वाला, तभी आप अच्छे तरीके से जो करंट अफेयर कंपाइलेशन हम लोग एग्जाम से पहले देंगे उसको अच्छे तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे और मेमोराइज कर पाएंगे। अब फेज वाइज यहाँ पर चलना है। शुरू के 30 से 50 दिवस तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्री मेंस की दोनों की कैसे बनेगी, कुछ बेसिक बुक पढ़ना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स नहीं, कुछ सब्जेक्ट के लिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए रिकमेंडेड है कि आप कुछ बेसिक बुक्स पढ़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है जिनका वेटेज प्री मेंस दोनों में है, ठीक है। ओवरऑल इंटरव्यू तक इन तीनों सब्जेक्ट का वेटेज है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बेसिक समझ बनाना जरूरी है। साइंस के लिए कोई ऐसी बेसिक बुक हमने नहीं बताई है, उसके लिए जो पापा वीडियो पीडीएफ दे दी गई है वही सफिशिएंट है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए बहुत जरूरी कि आप बेसिक बुक्स पढ़ें, और जो बुक्स हमने दी हैं थोड़ी सी आउटडेटेड आपको फील हो सकती हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उससे बनानी है, उससे फैक्ट नहीं तैयार करने हैं। बेसिक बुक से आजकल फैक्ट आयोग पूछ भी नहीं रहा है, ना ही उसका कोई इतना महत्व है, लेकिन महत्व अभी भी है। जो लोग शुरुआत से तैयारी करेंगे वो बेसिक बुक जरूर पढ़िए, एक बार हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स जरूर पढ़िए। जो जो बुक्स हमने आपको पेड रूप में दी हैं उनको जरूर पढ़िए आप, चाहे ऑनलाइन एक बार पढ़ लीजिए, चाहे प्रिंट करा करके। एक रीडिंग इसकी रिकमेंडेड है, चाहे कभी पढ़ा हो पहले तब भी एक बार पढ़िए पेड रूप में आने के बाद, और अगर आधा अधूरा छोड़ दिया तब भी एक बार जरूर कंप्लीट करिए। इसके साथ फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में डेली करंट अफेयर जो है आपको डेली बेसिस पर स्टडी करते जाना है, डेली पेड क्विज लगानी है, और आपको जो प्री स्पेशल करंट अफेयर 4 तारीख को मिलता है उसको जरूर स्टडी करते जाना है। इस तरीके से आपकी डेली 4-5 घंटे की स्टडी मुकम्मल होनी चाहिए पहली स्टेज में। ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में कोशिश करना है कि अपने बाकी बचे हुए विषय कंप्लीट करें, जैसे इकोनॉमी वगैरह के लिए कंपाइलेशन जो हम लोग देंगे बाकी, और मेंस का भी स्टडी मटेरियल एटलीस्ट आपको एक बार पढ़ के रख लेना चाहिए। मेंस का स्टडी मटेरियल और हिंदी का स्टडी मटेरियल एक बार पढ़ करके रख लेना चाहिए। ऐसे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बना करके रख लेनी चाहिए। तो जीएस 1 से लेकर 6 तक का और हिंदी का स्टडी मटेरियल एक बार पढ़ करके रख लेना चाहिए। भले ही आंसर राइटिंग ना कर पाए, वो बाद में करिएगा प्रीलिम्स हो जाने के बाद, लेकिन अभी आपको रिकमेंडेड है कि हिंदी की पूरी तैयारी एटलीस्ट स्टडी मटेरियल पढ़ करके आप रखें। और जो जीएस 1 से लेकर 6 तक के हमने स्टडी मटेरियल दिया है मेंस वाले ग्रुप को, जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा इस ग्रुप के साथ, वो मेंस का स्टडी मटेरियल जरूर एक बार पढ़ करके रख लें। इसका लाभ आपको बहुत मिलता है। मेंस का स्टडी मटेरियल जितना पहले आप पढ़ करके तैयार कर चुके होंगे, अच्छे से एक बार रिवाइज कर चुके होंगे, आंसर राइटिंग में उतरने में उतनी आसानी आप महसूस करेंगे। एग्जाम पैटर्न मैंने अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न वैसे इतना पॉपुलर है कि सभी को पता है। एक बार ब्रीफली इसको हम लोग टच कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न जो है ये 3 फेजेस का है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स स्टेज एलिमिनेशन राउंड है, इसमें 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं, 2 शिफ्ट में होता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर में होती है, और जितनी पोस्ट आएंगे उसके 15 गुना लोग मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं। प्री में जीएस के 150 क्वेश्चंस और 200 नंबर वाला पेपर होता है, कट ऑफ इसी से बनता है। सीसैट 100 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, यानी कि इसमें आपको 33% नंबर लाने हैं। 33 लाएं, 66 लाएं, 96% लाएं, इसका कोई महत्व नहीं। सीसैट में आपको मिनिमम 33 चाहिए। 33 से कम अगर आंकड़ा हुआ तो जीएस में कितना भी अच्छा अप्लाई हो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है। सीसैट क्वालिफाइंग है इसमें, जैसे यूकेपीएससी में भी सीसैट क्वालिफाइंग है, वैसे यहाँ पर भी है। बिहार बीसीएस में सीसैट नहीं होता है अलग से, और जो है
अन्य जगह भी नहीं होता है। राजस्थान में कोई सीसैट का पेपर नहीं होता है, एमपीपीएससी में सीसैट पेपर होता है, हरियाणा पीसीएस में सीसैट पेपर होता है। तो जहाँ पर भी सीसैट पेपर होता है उसको क्वालिफाइंग ही रखा गया है, यानी 33% आपको नंबर इसमें लाने पड़ते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के 200 में से करीब 66-67 नंबर आपको जरूर चाहिए। इससे कम में आपकी फिर जीएस वाली कॉपी चेक नहीं होती है। हालांकि कट ऑफ जो है जीएस की कॉपी पर बनता है, जीएस में आपने कितना स्कोर किया इस पर डिपेंड करता है। फिर सेकंड स्टेज जो है ये आपका वो स्टेज है जिसके नंबर्स जुड़ते हैं मेरिट फॉर्मेशन में, मेरिट एस्टिमेशन में। 1500 नंबर जुड़े जाते हैं आपके मेंस के, यानी जो 6 पेपर आप जीएस 1 से लेकर 6 तक के देते हैं, 200 मार्क्स ईच पेपर, प्लस 150 मार्क्स का जो एसे पेपर होता है जिसको आप हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में लिख सकते हैं किसी एक भाषा में। हिंदी पेपर आपको देना पड़ता है, समान हिंदी का पेपर 150 मार्क्स का होता है। तो 1500 नंबर ये हो गए। और थर्ड स्टेज इंटरव्यू स्टेज होता है, 100 मार्क्स यहाँ से होते हैं। 1600 मार्क्स में से आपकी जो टोटल मेरिट बनती है, किस पोस्ट पर आप सिलेक्ट हो पाएंगे फाइनली या फिर नहीं हो पाएंगे, ये तय होता है। तो 3 स्टेज का जो एग्जाम होता है, फर्स्ट स्टेज सबसे डिफिकल्ट मानी जाती है क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही बाहर हो जाएंगे और सिर्फ 15 गुना बचेंगे। पोस्ट के 15 गुना जो है इतने लोग मेंस लिखते हैं यूपीपीएससी में। फर्ज कीजिए कि 500 पोस्ट आती हैं तो कितने लोग मेंस लिखेंगे? सिर्फ 7500 लोग जो है मेंस लिखते हैं। यूपीपीएससी की ये पोस्ट आती हैं करीब हर साल, ये बदल जाती हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा खुद ही, और कई लोगों ने तो रिसर्च वगैरह भी कर रखी होगी। कुछ ऐसी स्पेशल पोस्ट होती हैं जैसे अगर आप इसमें देखें, जैसे प्राविधिक सहायक भूतत्व वगैरह में कुछ आपको ऐसे स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है, व्यवस्थापक वगैरह में या मैनेजमेंट वाले में आपको एमबीए वगैरह कुछ चाहिए होता है। तो आप देख लीजिएगा खुद ही, जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा 2025 का तो उसमें हर पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन लिखा होगा। लेकिन जनरल पोस्ट ज़्यादा होती हैं, एसडीएम, डीवाईएसपी और बीडीओ, जिसमें आपको कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से ये पोस्ट आती हैं। इन पोस्ट में से किसी एक का आपने सपना पाला होगा, उसको पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और पेड ग्रुप में अगर आप आ चुके हैं तो अच्छे तरीके से यहाँ का स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे तो आराम से जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। सिलेबस ये दिया हुआ है। सिलेबस तो मैं कहता हूँ कि किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका सिलेबस आपके डेस्क पे जरूर होना चाहिए, प्रिंट किया हुआ होना चाहिए। ऑनलाइन तो हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हमारे फ़ोन में, टैबलेट में, पीसी में, लेकिन सिलेबस ये प्रिंट किया हुआ होना चाहिए आपके डेस्क के पास। हमेशा आपकी नज़र पड़ेगी तो आप उसमें देखेंगे कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं और कौन कौन सी स्टडी आप नहीं कर पाए। तो ये GS1 का इसको पहले देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दिया हुआ है। क्या क्या सिलेबस है भाई? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों चीज़ें आएंगी, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों चीज़ आएगी इसमें। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की भी, वर्ल्ड की भी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया वर्ल्ड दोनों की। तो जब ये ऐसा सिलेबस लिख करके आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी का, आप देख करके समझ गए होंगे कि काफ़ी एक वाइड टोन इसमें ली गई है। मतलब जो दायरा रखा गया है वो ओपन रखा गया है, दायरा किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें आपको अफ्रीका के किसी भी कंट्री की माइन पूछ सकते हैं कि वहाँ पर कोयला उगता है कि सोना उगता है। तो इस लेवल तक पहुँच सकता है यूपीएससी। और बिल्कुल इन लोगों ने दायरा खुला रखा है। खुला दायरे का मतलब ये हो गया कि जो ये ब्रॉड टर्म लिख रखा है, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं और आप ये नहीं आरोप लगा सकते हैं कि सिलेबस के बाहर का है। क्योंकि डिटेल्ड सिलेबस प्रीलिम्स का तो ऐसा आता नहीं है कि इसमें बाकायदा लिख करके आएगा कि इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। ये सब कुछ स्टेट पीसीएस जैसे यूकेपीएससी है लिख करके देता है, एमपीपीएससी ने देना शुरू कर दिया है, और भी जगह आता है। लेकिन हरियाणा पीसीएस ऐसा है, यूपीपीएससी ऐसा है और बिहार पीसीएस ऐसा है जहाँ पर ये नहीं लिख करके आता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंडिया में किस हद तक पूछेंगे, या फिर क्या ओवरऑल स्पेसिफिक सिलेबस नहीं लिख करके आता है। ये वेग टाइप का सिलेबस लिख करके आता है। फिर पॉलिटी गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक और पॉलिसी राइट्स इशू ये लिख करके आया है। तो इसमें भी हमको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं मिलता है कि पॉलिटी और गवर्नेंस लिखा है तो क्या इसमें सीबीआई के बारे में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, क्या इसमें एनटीआरओ के बारे में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, क्या इसमें पीएमओ के बारे में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्या इसमें विजिलेंस कमीशन के बारे में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, लोकपाल के बारे में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ये नहीं पता चल रहा है। क्योंकि इसमें कैसे पता चलेगा? इसमें ऐसे पता चलता है पीवाईक्यू से। जब ऐसा सिलेबस होता है तो पीवाईक्यू ही हमारा तारणहार बनता है। पीवाईक्यू से ही अंदाजा पड़ पाता है कि क्या पूछेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में क्या पूछते हैं? बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम आती है। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में गवर्नमेंट स्कीम आती है। और जो डेमोग्राफिक दिया हुआ है इसमें क्या आता है? डेमोग्राफिक में कई बार बेसिक्स आता है, लेकिन डेमोग्राफिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन किससे आते हैं? सेंसस से आते हैं। तो ये हमने कैसे अंदाजा लगाया? हमने पीवाईक्यू देखा तभी हम अंदाजा लगा पाए कि सेंसस एक जरूरी टॉपिक है और गवर्नमेंट स्कीम एक जरूरी टॉपिक है, क्योंकि सिलेबस में तो लिखा ही नहीं है। सिलेबस में तो वो एक टर्म लिखा हुआ है। तो यूपीपीएससी का सिलेबस हमसे बहुत कुछ नहीं कहने की कोशिश करता है। हमको जो है अपने कान लगा करके सुनना पड़ता है कि पीवाईक्यू हमसे क्या कह रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया,
पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, करंट इवेंट्स हो गया, सबकी तैयारी हम लोग कराते हैं। इसलिए इसमें आपको ज़्यादा खुद से समझने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आपको ओवरव्यू के लिए दिया और आप इसका प्रिंट जरूर रखिएगा। बाकी इसका कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है आपके तैयारी के जीवन काल में, कि आपको अलग से इसमें रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करनी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच में अगर आप आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये कठिन काम है इससे डिराइव करने का कि क्या क्या आता है, वो काम आपने हमें सौंपा है। आपने फी दे करके यहाँ पर एडमिशन लिया है, इसका मतलब है कि अब हमारी जिम्मेदारी की सिलेबस में जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसकी तैयारी हम आपको कराएंगे, सिलेक्शन मटेरियल दे करके और प्रैक्टिस रिसोर्स दे करके। हमारी जिम्मेदारी है कि ये सब चीज़ें हम आपको तैयार कराएं। ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा चर्चा करना चाहता हूँ कि कभी भी इस जो है मुगालते में नहीं रहिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन जो जनरल साइंस के होंगे ये जनरल अप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होंगे और कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति डेली ऑब्जर्वेशन के माध्यम से इसको अटेम्प्ट कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ लिखने के लिए लिखा है। कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति जो किसी अन्य स्ट्रीम में है, मान लीजिए अपने आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले दोस्त को साइंस का क्वेश्चन भेजिएगा किसी भी पेपर से स्क्रीनशॉट काट करके कि कोई 10 में से वो 5 भी कर पाए तो वो नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी खासी समझ बनाने की जरूरत पड़ती है। जनरल ऑब्जर्वेशन पर आधारित तो होते हैं लेकिन कोई जनरलाइज्ड व्यक्ति कर नहीं सकता है। एक स्पेशलाइज्ड स्टडी की जरूरत पड़ती है। ये हमेशा अपने ध्यान में रखिए। फिर सी सैट का सिलेबस है। सी सैट में मैं कहूँगा कि आप कुछ विषय जरूर चुन करके रखिएगा कि किससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। ऐसा करना बहुत जरूरी है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो सिलेक्ट होने वाले व्यक्ति होते हैं, सी सैट में हमेशा यही पहले से टारगेट करके चलते हैं, पहले दिवस से ही, कि वो किस क्वेश्चन को टारगेट करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को टारगेट करते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी के क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर मैथमेटिक्स और जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं वो मैथमेटिक्स और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को टारगेट करते हैं, ज्योमेट्री वगैरह को। तो आप पहले से ही अपने टारगेट एरिया जरूर चुन लीजिएगा सी सैट में, क्योंकि सी सैट में जो 200 नंबर का पेपर है उसमें अल्टीमेटली आपको 66 चाहिए। 66 के बाद अगर 96 स्कोर करते हैं आप या 166 स्कोर करते हैं, उससे आयु को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 66 से कम आए तो फिर वहां पर आप गाड़ी फंस जाती है। और पास्ट में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग 66 नंबर भी नहीं ले पाए थे सी सैट में अपना प्रीलिम्स का जीएस वाला कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी, तो वहां पे समस्या होती है। 200 में से 66 के लिए शुरुआत से ही आपको टारगेट एरियाज अपने सेट करके रखिएगा। बाकी 6500 वाले ग्रुप में और 9000 वाले ग्रुप में जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो सफिशिएंट होगा। और इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी अब हमने देना शुरू कर दिया सी सैट में, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कट ऑफ एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी ये मैटर नहीं करेगा कि आपको टारगेट कितना करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आप हैं। 2024 का एग्जाम हुआ नहीं है। 2024 का एग्जाम होने के बाद और उसका कट ऑफ भी देखने के बाद हम आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर करेंगे। बाद में आगे मैसेज आते रहेंगे किस तरीके से आपको टारगेट करना है। लेकिन अभी का जो कट ऑफ है इसको देख लेते हैं। पुराना कट ऑफ अगर आप देखेंगे 2018 के 126 नंबर गया था। बीच में फिर कट ऑफ काफी कम होने लग रहे थे। ये मैं हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ यूआर का जो होता है एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए। 117, 110, 115 गया था, 111 गया था 2022 में। लेकिन अभी अगर आप देखें 2023 में, 2023 का पेपर एक अच्छा खासा लेवल का पेपर आया था, लेकिन इसमें कट ऑफ कितना गया था आप देखेंगे। यूआर के लिए 125 गया था एग्जीक्यूटिव ग्रुप में, और एग्जीक्यूटिव ग्रुप में महिला का कट ऑफ 124 गया था। तो ये अब तक का हाईएस्ट हम लोग कह सकते हैं 2018 के बाद से। 5 साल बाद ऐसा हुआ क्यों? इसके 2 कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि जो है सीट नंबर ऑफ कम बहुत हैं, नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है। नंबर ऑफ सीट्स कम होने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव ग्रुप की सीट्स भी काफ़ी कम थी। एक तो ये कारण था। दूसरा ये कारण था कि लगातार लोग अब इवॉल्व हो रहे हैं, लोग ज़्यादा नंबर ऑफ सही क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। पेपर जितना डिफिकल्ट हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, लोगों की क्षमताएं भी बढ़ती जा रही हैं, लोग अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने लग रहे हैं। तो ये आप मान के करके चलिए कि आपको अच्छा खासा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से तैयारी यहाँ पे बताई जा रही है। डेली 4-5 घंटे जुटना ऐसा ही नहीं बताया जा रहा है, आपको ऐसा करने की आवश्यकता है। अगर आप वाकई में जो है फाइनली सिलेक्ट होना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। एक मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल के पेपर में भी इस तरीके का कट ऑफ अगर आ रहा है तो ये आप इसे समझिए कि नंबर ऑफ सीट्स कम है और मेहनत यहाँ पर ज़्यादा डिमांडिंग है। अभी के लिए अपने ऊपर लोड नहीं लीजिएगा कि 125 लाना है हमको 200 में, कि 130 लाना है, कि 140 लाना है, कि 110 लाना है। अभी ये सब नहीं लोड लेना है। अभी आपको बेसिक प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ना है। सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आगे हम गाइड करेंगे आपको ग्रुप में ही कि क्या आपको कट ऑफ टारगेट रखना चाहिए, किस किस नंबर पे टारगेट करना चाहिए, वो अभी बाद में बताया जाएगा। अभी सिर्फ नंबर के बारे में जानकारी रखिए, अवेयरनेस रखिए। आपको कितना टारगेट करना है आपके एग्जाम के लिए हम बाद में बताएंगे 2024 वगैरह का एग्जाम होने के बाद। टोटल आपके 35 टेस्ट होने हैं आपके पेड ग्रुप में। जो लोग फुल पेड ग्रुप में आए हैं उनके ग्रुप में, जिन लोगों ने करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप लिया है उनके ग्रुप में, और जिन लोगों ने केवल टेस्ट सीरीज ली है उनके ग्रुप में ये टेस्ट होने हैं। तो इसमें 20 सेक्शनल टेस्ट और 15 फुल लेंथ टेस्ट का जैसे हमारा कमिटमेंट है। ये कब से शुरू हो रहा है? ये 1 जनवरी 2025 से हम इसको शुरू कर देंगे। ये टेंटेटिव डेट है, इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए डेट मानिए 1 जनवरी 2025 से हम शुरू कर देंगे। किस सिलेबस का
किस टॉपिक का टेस्ट किस डेट पर है, पूरा चार्ट बना हुआ है। आप इसको चाहे तो प्रिंट करके अपने पास लगा सकते हैं अपने स्टडी टेबल पर, स्टडी रूम में। 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर के यहाँ पर पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और फिर यहाँ पर फुल एंड टेस्ट शुरू होंगे। फुल एंड टेस्ट फाइनली हम लोग 10 मार्च 2025 को खत्म कर रहे हैं। अगर एग्जाम डेट थोड़ा सा आगे बढ़ती है या फिर इसमें कोई परिवर्तन होते हैं तो जो ये टेस्ट शेड्यूल है इसको हम लोग पोस्टपोन भी कर सकते हैं या फिर प्रीपोन कर सकते हैं, जैसा भी स्टूडेंट की सुविधा के अनुरूप होगा वैसा हम लोग करेंगे। ये टेस्ट जो है किसी भी तरीके से ऑनलाइन फॉर्मेट में नहीं कराया जाएगा, ये ऑफलाइन फॉर्मेट में ही कराया जाएगा, क्योंकि हर हाल में स्टेट पीसीएस का पेपर यूपीपीएससी का आपको प्रीलिम्स वाला ऑफलाइन फॉर्मेट में ही देना है ओएमआर पर। तो ओएमआर पर भी आपकी ओएमआर भरने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, इस लिहाज से भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर आप ओएमआर पर ही करने का प्रयास करिएगा और ओएमआर बेस्ड ही हम लोग कराएंगे। पीडीएफ आपके ग्रुप में आएगी, 8 बजे टेस्ट की पीडीएफ आ जाएगी, उसको आप प्रिंट करके कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं। सामने ओएमआर रखिएगा, लैपटॉप पर क्वेश्चन खोल सकते हैं या फिर क्वेश्चन का प्रिंट ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हुए ओएमआर भरते हुए आपको चलना है। ओएमआर भरने के बाद आपको मिलाना है सही उत्तर कुंजी से, जो बाद में मिलेगी। उत्तर कुंजी के साथ जहाँ जहाँ पर जरूरी होगा रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, जिसको आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के रिवीजन के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिससे आपको अगर टेस्ट सीरीज रिवाइज करना है तो सारे क्वेश्चंस फिर से ना देखना पड़े, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी काम चला सकें। पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज संबंधी अगर कोई अपडेट होता है, मान लीजिए इसकी पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आती है, वो आपको कहाँ मिलेगी? पेड क्विज ग्रुप से मिलेगी। आपके टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसमें कोई एरर आ जाती है, ह्यूमन एरर के कारण कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, या फिर एक ही जगह बी आ जाता है, बी की जगह डी आ जाता है सही उत्तर में, तो उसका अपडेट हमको आपको क्विज ग्रुप में दे देते हैं। कोई भी आपका टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में परिवर्तन होगा या फिर कोई एरर करेक्शन होगा, वो आपको क्विज ग्रुप में बता दी जाएगा। तो क्विज ग्रुप से लगातार जुड़े रहिएगा, उसको एग्जिट मत करिएगा कभी भी। पूरे कोर्स ड्यूरेशन के दौरान रिकमेंडेड है, कोई भी ग्रुप आप एक्सिट नहीं करिएगा। स्ट्रैटेजी वीडियो की एक एक बात ध्यान से सुनना है, उसको फॉलो करना है, जो आप लोग कर ही रहे होंगे अगर अब तक यहाँ तक सुन चुके हैं। टेस्ट सीरीज का कोई आपका डाउट है आप डिस्कशन ग्रुप में भेज सकते हैं। कोई पर्सनल समस्या हो तो ज्ञान सर के व्हाट्सएप नंबर तो है ही, ज्ञान सर के व्हाट्सएप नंबर पर तो आप भेज ही सकते हैं उसको। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की ये टेस्ट सीरीज हमेशा ओरिजिनल कराई जाती है। फ्रेश टेस्ट सीरीज हमारी टीम ड्राफ्ट करती है हर साल। आप 2019 की टेस्ट सीरीज उठा करके 2020 वाले से मिला सकते हैं, 2018 की टेस्ट सीरीज 2019 वाली से मिला सकते हैं, 2022 वाली 2024 वाली से मिला सकते हैं। कोई भी उसमें आपको सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू आधारित जो बहुत रेलिवेंट होते हैं वो भले ही रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं फैक्ट के रूप में, अदरवाइज हमारी टेस्ट सीरीज जो है कॉपी नहीं की जाती इधर उधर से। हमारी टेस्ट सीरीज में पीवाईक्यू जंबल करके डालने वाला काम नहीं होता है, जैसे मार्केट की हर दूसरी टेस्ट सीरीज में होता है। सिर्फ पीवाईक्यू को इधर उधर मर्ज करके हम लोग नहीं देते हैं। हमारी टीम फ्रेश टेस्ट सीरीज ड्राफ्ट करती है, जिससे एग्जाम में आपको डायरेक्टली फायदा मिले। हमारी टीम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज ड्राफ्ट करती है, जिसका फायदा आपको एक्चुअल एग्जाम में मिलता है। यूपीपीएससी जीएस पेपर 1 में प्रीवियस ईयर में किस सब्जेक्ट या टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इसको भी एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री से कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन आए थे 2023 में। 2022 में भी 15 क्वेश्चन इसमें आए थे और 8 क्वेश्चन आए थे 2021 वाले पेपर में, एंड 16 क्वेश्चन 2020 वाले पेपर में। 2019 वाले में 13 सवाल इसमें आए थे। इंटरनेशनल मूवमेंट या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे 11 प्रश्न, 9 प्रश्न, 11 प्रश्न, 6 और 9। तो इस तरीके से आप मान के चलिए 1/6 लगभग वेटेज जो होता है 28 से 29 से 30 क्वेश्चन ओवरऑल हिस्ट्री पोर्शन से बनते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिस्ट्री प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और इंडियन इकोनॉमी से 11 सवाल आए थे, जिसमें 7 करंट अफेयर के थे, इसमें 4 प्रश्न आए थे, इसमें करीब 2 करंट अफेयर के थे। 8 क्वेश्चन इसमें आए थे 2021 में, मोस्टली करंट अफेयर से लिंक होकर के आए थे। तो इकोनॉमी स्टैटिक और इकोनॉमी करंट अफेयर में क्या डिफरेंस होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमी स्टैटिक और इकोनॉमी करंट अफेयर क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, जब भी हम डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, जो नियम है, नियम कायदे कानून जो सरकार बना चुकी है, उस पर बात करते हैं, तो वो होता है आपका इकोनॉमी स्टैटिक, हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे इसमें पूछा कि पावर्टी एस्टिमेशन का क्या मेथड भारत में फॉलो किया जाता है, तो हेड काउंट रेशियो फॉलो होता है। कैलोरी इनटेक से भी पावर्टी एस्टिमेशन भारत में हुआ है, और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर से होता है। पर कैपिटा इनकम से भारत में कभी पावर्टी एस्टिमेशन होता नहीं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम भारत में नहीं अवेलेबल हो पाती है कई बार, और एक कुछ पैरेलल इकोनॉमीज भारत में चल रही हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है। तो इसमें क्या होता है कि भारत में पर कैपिटा इनकम से पावर्टी एस्टिमेशन नहीं हुआ है कभी आज तक। तो ये हो गया इकोनॉमी। अब मान लीजिए पावर्टी एस्टिमेशन का कोई नया मेथड अनाउंस हो जाता है, तो वो हो जाएगा इकोनॉमी करंट अफेयर। जैसे इकोनॉमी करंट अफेयर में जो नया इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो नया बजट आता है, उससे कई बार प्रश्न आते हैं। ये पेपर है 2020 वाले पेपर का, और इसमें बजट 2020-21 से देखिए प्रश्न पूछा गया है। कृषि की आय दोगुनी करने के लिए ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है बजट 2020-21 में, और इसमें 16 पॉइंट प्रोग्राम कृषि सिंचाई ग्रामीण विकास के लिए यहाँ पे अनाउंस किए गए थे। तो अब आप ये मान के चलिए, अगर बजट से आपके 2025 वाले पेपर में सवाल आया, तो किस बजट से प्रश्न आएगा? बजट आएगा बजट 2025-26 से, ये आप मान के चलिए। तो बजट 2025-26 से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, ना कि बजट 2020-21 से। तो ये हो गया इकोनॉमी करंट अफेयर। जैसे बजट से प्रश्न बन सकता है, 2021 वाले एक पेपर में पूछा गया था कि 2021-22 के बजट में जो एलोकेशन किए गए हैं उसके हिसाब से इसको क्रम से लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया।
मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी इकोनॉमी करंट अफेयर का सवाल होता है तो वो प्रश्न हर साल बदल जाएगा। आपकी बार जो सवाल आएगा 2024 वाले पेपर में या फिर आपके 2025 वाले पेपर में वो लेटेस्ट बजट से आएगा, पुराने बजट से नहीं। जैसे पुरानी कोई गवर्नमेंट स्कीम पूछी या पुरानी जो कमिटीज़ हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन संबंधित या फिर किसी अन्य कार्य के लिए बनाई गई कमेटी, उससे संबंधित अगर चीज़ें पूछेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमी करंट अफेयर। जैसे पुरानी स्कीम्स इसमें पूछी है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक ये कब कब हुआ था, तो ये आपका इकोनॉमी स्टैटिक हो गया। इकोनॉमी में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन की कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसे कहते हैं, ये सब जो चीज़ें डेफिनेशन बेस्ड है, जो इस्टेब्लिश डेफिनेशन है उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी स्टैटिक, और जो नवीन चीज़ें पूछेंगे उसको बोलेंगे इकोनॉमी करंट अफेयर। जैसे अगर आपसे पूछें कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो जाएगा 2.1, ये स्टैटिक हो गया। लेकिन अभी भारत में पूछें कि टीएफआर कितनी चल रही है, जैसे ये पूछा प्रीवियस ईयर में 2015-16 के हिसाब से, अगर 19-20 के हिसाब से पूछें तब ये आंसर डिफरेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी करंट अफेयर। जनरल साइंस के इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन यूपीपीएससी में कम आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी जैसे यूपीएससी में आजकल ज़्यादा पूछी जा रही है, इसमें जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस और साइंस टेक में क्या अंतर है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जनरल साइंस का मतलब हो गया जो हम चीज़ें डेफिनेशंस एनसीईआरटी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो इस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं, जैसे कौन क्या होता है, हमारे बॉडी की वर्किंग कैसी होती है, कौन से केमिकल का क्या यूज़ है। जैसे आपसे पूछ लें कि वुड स्पिरिट जो है किसे कहते हैं, वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट क्या है, मिथाइल एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल इसी को बोलते हैं, और इसी को बोलते रहेंगे जब तक ये बदल नहीं दिया जाता। जबकि जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार चेंज हो रही है। एआई आया है, फिर आपने देखा कई सारे जीपीटी सिस्टम आ गए हैं, जीपीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लें, या फिर जो कई सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम जिसको बोलते हैं, कई सारे नए रोबोट्स चैटबॉट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ये तो लगातार बदल रहे हैं ना। जैसे चैट जीपीटी किसका था, ओपन एआई का था, फिर गूगल ने अपना कौन सा लॉन्च किया है, बार्ड लॉन्च किया है, एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी का अलग लॉन्च किया है। तो इन सब के नाम जो हैं ये तो हम नहीं पढ़ सकते हैं पहले से किसी बुक में, ये तो नवीन टेक्नोलॉजी है जो जनरली इवॉल्व हो रही है। भारत का जो चंद्रयान मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम गगनयान की ओर देख रहे हैं, समुद्रयान की ओर देख रहे हैं, नए नए मिशन आ रहे हैं। भारत ने जो अपना लक्ष्य रखा है अपना इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्थापित करने का, वो कब तक का है, ये सब चीज़ें नवीन टेक्नोलॉजी है। और जो हमारी बॉडी की वर्किंग है, जो केमिकल फार्मूलाज है जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, किस राशि का क्या यूनिट होता है, वो सारी चीज़ें, किस हम लोग क्वांटिटी से क्या क्या मापते हैं। जैसे 2021 वाले पेपर में पूछा था कि ब्लड ग्लूकोज लेवल किससे मापते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये स्टैटिक इकोनॉमी, स्टैटिक साइंस या फिर जनरल साइंस में आ जाएंगे। जो टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, जैसे कार्बन फाइबर्स हैं, काफ़ी चर्चा में है कार्बन फाइबर्स, ये किसी एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं था, क्योंकि एनसीईआरटी जब छपी तब कार्बन फाइबर अस्तित्व में नहीं था, लेकिन अब ये चर्चा में है क्योंकि ये स्टील जितना मजबूत है और प्लास्टिक से भी हल्का है, ठीक है। तो ये कार्बन फाइबर अब चर्चा में आया है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है अपने जनरल साइंस में बुक्स में, पॉलीमर्स पढ़े हैं, पॉलीमर्स पढ़े हैं। तो ये हो गया पॉलीमर क्या हो गया, ये जनरल साइंस हो गया, और कार्बन फाइबर क्या हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया। तो जनरल साइंस के आपके 19 सवाल, 22 सवाल, 24, 11, 22 इस तरीके से आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी वाले प्रश्न हमारे मंथली करंट अफेयर से कवर हो जाते हैं, तो उसको अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मंथली करंट अफेयर में ऑलरेडी एक सेक्शन अब हमारे मैगजीन में होने लगा है, साइंस टेक्नोलॉजी वाला, उससे कवर हो जाते हैं सारे सवाल। इंडियन पॉलिटी के 22 प्रश्न इसमें, 16 प्रश्न इसमें, 26 इसमें, 20 इसमें और 22 इसमें, इस तरीके से आए, मतलब 20 के अराउंड पॉलिटिक्स सवाल आने ही आने हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी 21 से लेकर 22-23 प्रश्न इसमें कई बार आ जाते हैं। 21 इधर आए, 18, 16, 16, 18 इस तरीके से प्रश्न आए। फिर आप देखें इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 6 प्रश्न, 8 प्रश्न, 4, 13 प्रश्न भी आ चुके हैं एक ईयर में, 12 प्रश्न आ चुके हैं। यूपी जी के यूपी करंट अफेयर से 6-7 सवाल आते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से 29 से 30 सवाल आते हैं, कभी 33 भी आए हैं, 28 भी आए हैं, 29-30 इस तरीके का होता है। मिसलेनियस के जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनका हेड कौन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हाल में कोई चीज़ हुई है, तो वो सब अपडेट जो पूछी जाती है, जो एग्रीकल्चर का मिनरल डेटा पूछा जाता है, ये सारे जो डेटा वाइज चीज़ें जो बदलती रहती हैं, ये 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 22 सवाल तक आए हैं एग्जाम में। और ये बहुत हाई यील्ड टॉपिक हम लोग इसको बोलते हैं। मिसलेनियस पीडीएफ इस वजह से हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि डेटा वाला पोर्शन होता है और इसमें कुछ डेटास याद करके, सेंसस का, अर्बनाइजेशन का, लेटेस्ट रिपोर्ट वगैरह फॉलो करके आप अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये ओवरव्यू हो गया। अब ये स्ट्रैटेजी ऐसा हो सकता है आपके प्रीलिम्स से पहले हम कुछ अपग्रेड करके दें, चेंज करके दें, लेकिन अभी के लिए ये मान के चलिए कि इतना इतना वेटेज है। जैसे यूपी जीके है, मान लीजिए आप डेली 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसका लाभ नहीं, क्योंकि उससे 6-7 क्वेश्चन आने हैं। तो ये ओवरव्यू हो गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं। जैसे आपने नोटिस किया कि हिस्ट्री जरूरी है और
साइंस जरूरी है, ज्योग्राफी जरूरी है, पॉलिटी जरूरी है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्री में भी इनका वेटेज है, मेंस में भी वेटेज है। तो इसीलिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि शुरू में बेसिक आपको क्या पढ़ना है और 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो प्री मेंस के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, तो इसी वजह से इन्हीं की बेसिक बुक्स आपको रिकमेंड की जाती है। जैसे यूपी जीके की कोई बेसिक बुक नहीं हो सकती है, आर्ट कल्चर की कोई बेसिक बुक हम यहाँ पे नहीं रिकमेंड करते हैं। जिसका वेटेज है प्री मेंस में, उसी का बेसिक आपको कवर करना पड़ता है पहले स्टेज में। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग जो कह सकते हैं प्री में भी जरूरी है ही, 8-9 क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए, और जीएस पेपर 1 में भी इसका रोल है। पॉलिटी राज्यव्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स के लिए और जीएस पेपर 2 के लिए। आर्ट कल्चर में सिर्फ मेंस में आता है, इस वजह से प्रारंभिक परीक्षा में जो तथ्य वगैरह होते हैं उसके लिए हम छोटी सी पीडीएफ दे देते हैं, फैक्चुअल लिस्टिंग उसी से कवर हो जाता है। बहुत बेसिक यहाँ पे आर्ट कल्चर में नहीं बनाना है। और ज्योग्राफी के लिए प्री में भी इसमें वेटेज है, फिजिकल ज्योग्राफी का जीएस पेपर 1 में भी है। इन्वायरमेंट में प्री और जीएस 3 मेंस में बेसिकली अपडेट्स इसमें पूछे जाते हैं। कोई स्कीम आ गई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, विवेचना करने को आ सकता है, तो इन्वायरमेंट का बेसिक्स आता है प्रीलिम्स में और कॉन्सेप्ट आता है मेंस में, अप्लाइड जिसको हम लोग बोलते हैं। साइंस इसमें आती है प्रीलिम्स में, लेकिन साइंस टेक आती है जीएस 3 मेंस में। करंट अफेयर के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करिए, प्री मेंस और इंटरव्यू तक के लिए पूरा सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आपको मिलता रहेगा। कैसे क्या पढ़ना है, क्या वेटेज है और किस पीडीएफ का क्या महत्व है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कुछ बेसिक बुक्स की रीडिंग रिकमेंडेड है और वो बेसिक बुक हमने शेयर भी कर दी है आपके ग्रुप में, आप देखेंगे। अभी मैं टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक है वो भी बता दूंगा, लेकिन ये समझिए कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब यहाँ पे जरूरी है और रिकमेंडेड है, क्योंकि मेंस में भी इसका महत्व है। आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ना है और मेंस में भी आपको हेल्प करती है। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। बाकी प्रीलिम्स के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग जो आएगी 6th वर्जन, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। फिर ज्योग्राफी के लिए कक्षा 6 से 12 तक की न्यू एनसीईआरटी बुक्स यहाँ पे रिकमेंडेड होती हैं। अगर आप 6 से 12 नहीं करते तो कम से कम 9 से 12 यहाँ पर रिकमेंडेड होता है, लेकिन 6 से भी कर लेंगे तो कोई इसमें घाटा नहीं है, अभी तो किया जा सकता है। अगर आपका टारगेट 2025 ही है तो आराम से सब चीज़ें कंप्लीट की जा सकती हैं, बहुत शनय शनय आप कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी जल्दीबाजी के। तो ये हो गया। और फिर अगर देखें तो हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स 3 खाली रिकमेंडेड है। एंशिएंट के लिए यानी प्राचीन भारत के इतिहास के लिए आर एस शर्मा किताब, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा की, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा किताब, इकोनॉमी के लिए क्लास 9 से लेकर 12th रिकमेंडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल। लेकिन अगर सिर्फ 9th वाली भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के बारे में है, तो उतना भी बेसिक सफिशिएंट है। बाकी क्लास 9 से 12 तक का पूरा समरी भी हम दे देते हैं, तो अलग अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे पढ़ना है इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता रहता है कि सर सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या पढ़ें। हिस्ट्री के लिए क्या करना है, हिस्ट्री के लिए जो ऊपर बेसिक बुक बताई गई है उसकी एक रीडिंग करना है। एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा की, मिडवेल के लिए सतीश चंद्रा की, एस चंद्रा की, और मॉडर्न के लिए जो कह सकते हैं बिपिन चंद्रा की किताब है। अगर आपके पास बिपिन चंद्रा नहीं है स्पेक्ट्रम में तो उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे बिपिन चंद्रा आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट में नहीं डूबना है शुरू से, आपको बेसिक स्टोरी लाइन बनानी है हिस्ट्री के लिए। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि इन किताबों से क्या पेपर में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये सब बेसिक बनाने के लिए है और बेसिक बनाना ज़रूरी है, तभी आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो क्या करना है, आपको बेसिक बुक की रीडिंग करनी है एक बार। फिर क्या कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पापा वीडियो, एंशिएंट का, मिडविल का, मॉडर्न का कवर कर सकते हैं रिवीजन के लिए। अगर वीडियो आपको लंबा लगता है, वीडियो देखने का आपके पास कोई टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो बेसिक बुक है उसकी आप एक बार रीडिंग कर लीजिए और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनको लगा लीजिए, और जो समरी पीडीएफ है हिस्ट्री की उसको एक बार रीड कर लीजिए, वो भी सफिशिएंट है। पापा वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, अगर पापा वीडियो देखते हैं तो समरी स्किप कर सकते हैं। कोई भी एक काम आप करिए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाते रहिए, फिर आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी सेकंड स्टेज के कंप्लीट होते ही। और फिर जो है आप कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ते रह सकते हैं, क्विज के क्वेश्चंस करिए, पीवाईक्यू करिए, इस तरीके से हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए पूरी होगी। अब ज्योग्राफी के लिए सुनिए। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 से 12th बेसिक बुक आपको कंप्लीट करनी चाहिए, बिल्कुल की भी जा सकती है। सभी का क्लास वाइज पापा वीडियो बना हुआ है। अगर आपको लगता है कभी बुक नहीं पढ़े हैं ज्योग्राफी की, तो क्या करिए, पापा वीडियो देख डालिए एक बार पहले और फिर बुक पढ़ना शुरू करिए, आपको सब चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। बुक में भी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं फॉलो करिए कि अरे सर इसमें तो जुपिटर के सैटेलाइट ही गलत लिखे हुए हैं। देखिए एनसीईआरटी से बेसिक बनाना है, आपको फैक्ट नहीं कवर करना है। फैक्ट अवॉइड करिए, एनसीईआरटी में कोई फैक्ट लिखा हुआ है कि जो है भारत में इस राज्य में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, उसको इग्नोर करिए। वो सब तो हम देंगे आपको मिसलेनियस में, सारे आंकड़े करंट अफेयर में सब चीज़ें कवर करेंगे। यहाँ पर बेसिक समझिए, बेसिक मतलब रिवर की अवधारणा क्या है, रिवर कहाँ से निकलती है, माउंटेन कैसे बनते हैं, टेथीस सी क्या है, हिमालय कैसे बने हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू कितने भागों में डिवाइडेड है, ये सब जो बेसिक चीज़ें जो कई बार आप लोग स्किप कर देते हैं उसमें समस्या होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक बुक से बेसिक यहाँ पे कवर करना है। फैक्चुअल के लिए चिंता मत करिए, फैक्ट्स तो बहुत सारे आपको दिए जाएंगे कंपाइलेशन लिस्टिंग के फॉर्म में,
आपको क्विज कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज में बहुत सारे फैक्ट जो जरूरी वाले सब कराए जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक बनाइए। बेसिक के बिना फिर फैक्ट तैयार करने में लोगों को बहुत समस्या होती है, जो अभी बैठे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि बस क्या है, कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ के प्रीलिम्स निकाल देंगे। तो उनका क्या रहता है कि ना प्रीलिम्स अच्छे से निकल पाता है, मान लीजिए निकल भी गया तो वो मेंस का नहीं कर पाते हैं। बेसिक जरूरी है, इसके लिए बेसिक को इग्नोर नहीं करिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, 6 से 12 तक की बेसिक बुक्स आपको एनसीईआरटी वाली न्यू जो दी गई हैं, जिसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दी गई है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग, उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिस्टिंग कंपाइलेशन यहाँ पे सफिशिएंट होगी। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक आप लगा सकते हैं, पीवाईक्यू लगा सकते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद, और कंपाइलेशन लिस्टिंग का वेट कर लीजिए। जब तक नहीं होता तब तक इसको रिवाइज करते रहिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सिर्फ एक किताब जो बताई गई, जो आपको बाहर से लेना है। लक्ष्मीकांत की बुक हम नहीं शेयर कर सकते हैं अपने पेड ग्रुप में, क्योंकि वो कॉपीराइटेड मटेरियल है, किसी और का कॉपीराइट है। आप उसको खुद परचेज करिए शॉप से। आप 6th एडिशन ले सकते हैं, 7th भी अब आ गया उसका। कुछ चैप्टर्स यूपीएससी के लिए जो जुड़े हैं 7th में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 6th से भी काम हो जाएगा जिनके पास 6th है। उससे आप बारीकी से समझने की कोशिश करिए। जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी का जो बेसिक्स है उसकी समझने की कोशिश करिए। प्रीलिम्स में ज़्यादातर लिस्टिंग्स ऑफ फैक्ट आते हैं, तो लेकिन जीएस पेपर 2 जो है उसके लिए अवधारणाएं बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है लक्ष्मीकांत की रीडिंग। लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने के बाद पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तब तक फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी, उससे आप प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करते रहिए। विज्ञान के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए पापा वीडियो की पीडीएफ हमने दे दी है, उससे आप बेसिक बनाइए। टॉप 600 एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे दिए हैं, एनसीईआरटी बुक्स के ही, उसको आप लगा सकते हैं। और कंपाइलेशन लिस्टिंग जो आ जाएगी प्रीलिम्स के लिए वही सफिशिएंट होगी। साइंस के लिए, साइंस की आपको बुक क्लास वाइज नहीं पढ़नी है, जो पापा वीडियो दिया गया है वही सफिशिएंट है। और पापा वीडियो नहीं पढ़ सकते, पापा वीडियो की पीडीएफ भी हमने बना करके दे दी है। एनवायरमेंट के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की समरी पीडीएफ, टॉप 400 क्वेश्चन फिलहाल दे दिए गए हैं, इससे इतना ही सफिशिएंट है अभी के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की समरी से बेसिक बनाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। एनवायरमेंट की कंपाइलेशन लिस्टिंग जो आ जाएगी प्रीलिम्स के लिए, केवल उसी को पढ़िएगा। मेंस के लिए भी एनवायरमेंट का जो आपको कंटेंट मेंस ग्रुप में अलग से मिला होगा उससे होगा, क्योंकि एनवायरमेंट में ज़्यादातर करंट अफेयर आते हैं मेंस में। अर्थव्यवस्था के लिए हमने बताया क्लास 9 से 12 तक की मैक्रो इकोनॉमिक्स की समरी हमने दे दी है। अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो 9th की जरूर पढ़ लीजिए, अदरवाइज बुक्स आप स्किप करके जो ये समरी दी हुई है ना, इसको पढ़ लीजिए आप। और फिर इकोनॉमी की हमने बेसिक फैक्ट की डेफिनेशन की कंपाइलेशन दे दी है स्टैटिक इकोनॉमी के लिए। मतलब स्टैटिक इकोनॉमी आप लोग अगर सोच रहे हो कि कैसे तैयार करें, तो जो इकोनॉमी की हमने कंपाइलेशन पीडीएफ दे दी है ग्रुप की शुरुआत में ही, उससे आपकी स्टैटिक इकोनॉमी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएंगे इकोनॉमी के। आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन नहीं जानते हैं, आप अगर WPI नहीं जानते हैं, कितने इंडेक्सेस आते हैं, कोर इंडस्ट्रीज भारत की कौन कौन सी है, भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कितनी बार रिवाइज हुई है, ये सारी चीज़ें सब इसमें बेसिक इकोनॉमी कंपाइलेशन में कवर करा दी गई है। तो करंट अफेयर इकोनॉमी का कैसे कवर होगा? करंट अफेयर कवर होगा जब यूनियन बजट, यूपी बजट, ये सब आपको नया दिया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार द्वारा नया जारी किया जाएगा 2025 वाला, वो दिया जाएगा। बजट 2025 वाला जरूरी है, हालांकि 24 वाला भी आपको मिल जाएगा रेफरेंस के लिए, अच्छे समझने के लिए। जब बजट का हम बनाएंगे, क्योंकि चुनाव के बाद ही अब बजट आएगा, ये चुनाव का वर्ष है तो बजट फेब में नहीं आता, जुलाई में आता है। तो जुलाई तक जो बजट आएगा उसको हम लोग समराइज करके आपके ग्रुप में देंगे। बाकी करंट अफेयर के लिए हमने बता दिया, डेली करंट अफेयर बेसिक अंडरस्टैंडिंग और मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते रहिए। डेली अपडेट्स के लिए डेली करंट अफेयर का जो कह सकते हैं क्विज वगैरह है, ये शुरू हो जाएगा। क्विज ग्रुप आपका शुरू होगा 2024 के प्रीलिम्स होने के बाद, मतलब जुलाई एंड तक आप मान के चलिए आपका क्विज ग्रुप शुरू हो जाएगा। मंथली करंट अफेयर पीडीएफ हर माह के अंत में भेजी जाती है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को कवर करती है, तो आपको कवर करते रहना है। जैसे जैसे दी जा रही है उसको कवर करते रहिए। मिसलेनियस टॉपिक्स जो अपडेटेड अभी तक हैं वो हमने दे दिए हैं। 2025 में आपको पेपर है, कई आंकड़े कई बार बदल जाते हैं, तो जो भी अपडेट होगा, मान लीजिए ISFR नहीं आएगी आपके एग्जाम के लिए, वो आपको अपडेट करके दी जाएगी। यूपी स्पेशल में यूपी स्टैटिक जीके आती है, यूपी करंट अफेयर आती है। तो यूपी स्टैटिक जीके और यूपी जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन ये स्टैटिक के लिए हैं। बाकी यूपी करंट अफेयर आपके ग्रुप में आता रहेगा। यूपी बजट, यूपी का कोई भी अपडेट आ गया, कोई रिपोर्ट आ गई, वो आपके ग्रुप में मिलता रहेगा। यूपी स्टैटिक इससे कवर होगा, यूपी स्टैटिक के नोट्स से और 1000 क्वेश्चन से। स्टैटिक मतलब उत्तर प्रदेश कितने इकोनॉमिकल जोन्स में डिवाइडेड है, कितने इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने बर्ड सेंचुरी हैं अभी तक, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट कितने, सब स्टैटिक के नोट्स में कवर है। और उत्तर प्रदेश का जितना भी करंट अफेयर वो आपको मंथली बेसिस पर मिलता रहेगा। तो आई होप अब सब्जेक्ट वाइज क्लियर होगा क्या कैसे करना है। प्रायोरिटी वगैरह अभी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी एकदम तो नज़दीक है नहीं प्रीलिम्स, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, अभी तो आपको स्टडी ओरिएंटेशन बनाना है। तो ये प्रायोरिटी वाला छोड़ दीजिए, अभी किस तरीके से कैसे सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी करना है ये समझिए। अब अपनी स्ट्रैटेजी को, जो कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, इसको 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला स्टेज होगा 5 घंटे डेली आपको स्टडी करना है। ये जो पहला स्टेज है ये लास्ट करना चाहिए 30 डेज से लेकर 45 डेज तक। मतलब जितना भी हमने बेसिक आपको स्टडी मटेरियल और बुक्स बताए हैं, ये आपको 30 से 45 डेज तक कंप्लीट करना चाहिए। बेसिक बुक आपको कवर करनी है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की, सिर्फ 3 कवर करनी है, और तो किसी सब्जेक्ट की बताई नहीं गई है। अंडरस्टैंड करना है आपको डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर को कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करने के लिए 10-15 दिवस यहाँ पर काफ़ी हैं।
पहले ऐसा हो सकता है कि आपको एक दिन का करंट अफेयर कवर करने में 2-2.5 घंटे लग रहे हैं, फिर जो है कम टाइम लगेगा, 1.5 घंटे लगेगा, फिर 1 घंटे। आपको 30 मिनट भी लाना है कि 30 मिनट में आप डेली करंट अफेयर कवर करके नोट्स भी बना सकें। और सब पूरा उदाहरण मैं आपको अभी एक एक करके देने वाला हूँ कैसे ऐसा कर सकते हैं। 2 मंथ का प्री स्पेशल करंट अफेयर आपको इस पूरे फर्स्ट स्टेज की जर्नी में कवर कर लेना है। यूपी करंट अफेयर जितना कवर करना है वो आप, मतलब यूपी करंट अफेयर जो की पीडीएफ जो दी गई है वो आपको कवर कर लेना है। पीवाईक्यू एनालिसिस जो है स्टडी करना शुरू कर दीजिएगा। पीवाईक्यू का अभी सिर्फ एनालिसिस करिए, उसके मतलब कह सकते हैं रिवाइज मत करिए ना, उसको तैयार करने की कोशिश करिए। पीवाईक्यू में एनालिसिस ये करिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने लेंदी क्वेश्चंस बनते हैं एक पेपर में, कितने टफ कितने ट्रिकी क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या आप इन क्वेश्चंस का आंसर एनसीईआरटी बुक पढ़ के कर सकते हैं कि नहीं, और नोट मेकिंग कैसे करें। जो जीएस के टॉपिक्स हैं उस पर जो है थोड़ा सा मतलब काम करना आपको शुरू करना है, ये बेसिक होगा। कई लोग पूछते हैं सर बेसिक में कवर कर क्या करना है, तो ये सब आपको बेसिक में कवर करना है, एक्सप्लिसिटली मैंने यहाँ पे बता दिया है। पीवाईक्यू एनालिसिस और नोट मेकिंग आपको करने की अवधारणा बनाना शुरू करना है। नोट मेकिंग अभी कैसे कर सकते हैं इसका उदाहरण मैं अभी देने जा रहा हूँ। सेकंड स्टेज में क्या करना है, सेकंड स्टेज में करना है कि जो बचा हुआ स्टडी मटेरियल है, जैसे इकोनॉमी की कंपाइलेशन है वो आपको स्टडी करनी है, इन्वायरमेंट की समरी जो है स्टडी कर लेनी है। उसके अलावा जो भी टॉपिक मिसलेनियस का कोई बच रहा है, कोई अलग पीडीएफ हमने गवर्नमेंट स्कीम वगैरह की दी है उसको रिवाइज करना शुरू करिए। एक्चुअल पीवाईक्यू स्टडी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। पीवाईक्यू काफ़ी सारे हैं, इस वजह से एक बार सेकंड स्टेज में पढ़िए और एक बार फाइनली थर्ड स्टेज में। आपको टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर डेली करंट अफेयर कवर करने का कम करना है। 20-25 मिनट में डेली करंट अफेयर यहाँ पर कवर करना शुरू कर दीजिएगा। और कोशिश करिए कि अब नोट मेकिंग ना करें, क्योंकि अब आप उतना अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि डेली करंट अफेयर में क्या क्या हमारे प्रीलिम्स के काम का है, क्या क्या मेंस के काम का है। आपको मेंस का स्टडी मटेरियल यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में, यानी कि प्रीलिम्स ग्रुप ज्वाइन करने के 50 दिवस बाद आप चाहें तो एडमिशन ले करके हमारा मेंस ग्रुप में मेंस का जो एटलीस्ट कंटेंट है जीएस 1 से लेकर 6 तक का हिंदी का, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। मॉडल ऐसे देखना शुरू कर दीजिए। हिंदी में जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जो फॉर्मेटिंग वाली चीज़ें हैं, जो कई सारे विलोम आपको याद करने होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द वो याद करना शुरू कर दीजिए। और 6 मंथ का प्री स्पेशल करंट अफेयर और यूपी करंट अफेयर आपका तैयार हो जाना चाहिए। क्विज प्रैक्टिस आपकी शुरू हो चुकी होगी जुलाई एंड से, उसको करना शुरू कर दीजिए। ये आपको सेकंड स्टेज में करना है। कई लोग ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स ग्रुप के साथ ही मेंस ग्रुप में आ गए होंगे, तो कई लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या मेंस की स्टडी पहले डे से शुरू करें, तो नहीं, मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप बेसिक कवर कर लीजिए और फिर सेकंड स्टेज में प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ स्टडी करना शुरू करिए। यहाँ पर स्टडी ड्यूरेशन आपकी बढ़ेगी, इसीलिए 6 से 7 घंटे फिर आपको स्टडी करना पड़ेगा। थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपको यूपीपीसीएस पीवाईक्यू टॉपिक वाइज जो दिए गए हैं वो आपको कवर करने होंगे, जो पीडीएफ ग्रुप में गिवन है। हमारी टेस्ट सीरीज आपको थॉरली स्टडी करनी पड़ेगी, जो आपको मिल चुकी होगी। पेड क्विज के सारे क्वेश्चंस फिर आपको लगाने पड़ेंगे। पेड क्विज में क्वेश्चंस की संख्या हम ऑलरेडी बढ़ा देते हैं जैसे ही प्रीलिम्स नजदीक होता है, और एमसीक्यू बैंक भी आपको फिर लगाना शुरू कर देना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स कंपाइलेशन लिस्टिंग जो 6 वर्जन दी जा चुकी होगी, आपको उसका रिवीजन करना है बार बार लगातार। सो इसी तरीके से आपका जो है प्रीलिम्स कवर होगा। ये थर्ड स्टेज जो है कब से शुरू होगी, जब एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी होगी, उसके 80-90 दिवस जब बचे होंगे तब आप थर्ड स्टेज में आ जाएंगे प्रिपरेशन में। तो ये 3 स्टेज की हमारी स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करना चाहिए। अभी जिन लोगों ने फॉलो किया है उनको काफ़ी लाभ मिला है 2024 वाले में। 2024 वाले से हमने 3 स्टेज की स्ट्रेटजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी और इससे काफ़ी लाभ जो है हमारे विद्यार्थियों को मिला है। तो टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। 30 से 45 डेज आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है, ये बेसिक हो गया 30 से 45 डेज। ये जो सेकंड स्टेज है प्रीलिम्स की एग्जाम डेट से 90 डेज पहले तक खत्म हो जाना चाहिए, और लास्ट स्टेज जो है ये प्रीलिम्स की एग्जाम डेट 2025 से 90 दिवस पहले आपका एक्टिवेट हो जाना चाहिए। ये टाइम फ्रेम रफली आपको रखना है। आप तो चाहे तो इसका प्रिंट या पिक ले करके अपने फ़ोन में रख लीजिए, और ये टारगेट भी यहाँ पर लिखे हुए मोटा मोटा कि ये आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में नोट मेकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करें तो कैसे करें, किस तरीके से करें, अभी पूरा हमको भान नहीं है, क्या क्या आता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, क्या नोट करें क्या छोड़ें, ये कई लोग पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ऐसा ही होता है, जब तक आप सिलेबस में गो थ्रू नहीं करेंगे, डीप डाइव नहीं करेंगे, आपको खुद नहीं समझ में आता है। हालांकि शुरुआत की जा सकती है, शुरुआत करने में ये कुछ टिप्स आप अपना सकते हैं। जो ऑलरेडी चीज़ें लिस्ट या टैबुलर फॉर्म में है उनको आप नोट नहीं करिए, उनको क्या करिए कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करिए। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी उतना ही कारगर मेथड होता है जैसे कि नोट मेकिंग। और जो चीज़ें लिस्ट या टेबुलर फॉर्म में है उसको तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे लिस्ट अभी आपको आगे मिलेंगे कंपाइलेशन में, लिस्टिंग में, टेस्ट सीरीज में कई बार लिस्ट बनाकर हम देंगे, लिस्टिंग वाइज क्वेश्चन पूछेंगे, ज्योग्राफी में क्विज ग्रुप में पूछेंगे, अलग अलग तरीके से पूछेंगे, तो उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कई बार आपको कई सारी चीज़ों का करना पड़ता है। तो कोशिश करिए जो चीज़ें ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में है उसको आप नोट नहीं करिए।
दूसरी चीज़, मंथली करंट अफेयर पीडीएफ के नोट्स आपको मेरे हिसाब से नहीं बनाने चाहिए। इसको जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा होगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लिख लिख के याद करते हैं, मतलब आपने कोई चीज़ पढ़ी, उसको आपने रफ नोट कर लिया और याद किया, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, रफ नोट्स चाहे तो बना सकते हैं। नोट्स जो बनाएंगे आप बाद में जिसको देखेंगे, जैसे रफ नोट्स नहीं बनाते कुछ लोग, फेयर नोट्स बनाते हैं, मतलब नोट्स से ही रिवाइज करते हैं। तो नोट्स जब तक आपके शॉर्ट नहीं होंगे, क्रिस्प नहीं होंगे और रेलिवेंट नहीं होंगे, तब तक वो ज़्यादा काम का नहीं रहेगा यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि नोट करने को बहुत कुछ है। पीवाईक्यू के अनुसार आपके नोट्स होने चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज स्टडी करेंगे, थोड़ा थोड़ा पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, सेकंड स्टेज तक आते आते खुद ही नोट मेकिंग आप अच्छे से सीख जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ तो आपको और अच्छे से मेरी बात समझ में आए। यूपीपीएससी जैसे स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स पेपर में 80-90% पेपर फैक्ट बेस्ड होता है, और मेंस में भी आप देखेंगे कई सारे डिस्क्रिप्शन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो जो कंटेंट आपके ग्रुप में जो दिया जा रहा है लगातार, चाहे वो डेली करंट अफेयर के फॉर्म में हो, चाहे मंथली करंट अफेयर के फॉर्म में हो, किस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको नोट किया जा सकता है अपने पास, किस तरीके से नोट मेकिंग की जानी चाहिए, किस तरीके से आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपने नोट्स का, इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक आपको इनसाइट देगा, आप अपना खुद का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। मैं आपको कुछ इनसाइट्स बेसिकली यहाँ पर देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी चाहिए। नोट मेकिंग के लिए सबसे पहले मैं हमेशा जैसे स्ट्रेटजी में भी बताता हूँ आपको कि आपको पहले तो डिसाइड कर लेना है कि क्या नोट किया जाना चाहिए और क्या नोट नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कुछ टेबल्स होती हैं, कुछ लिस्ट्स होती हैं, जैसे टेबल्स है कि कौन सी ऑयल रिफाइनरी इस राज्य में है, तो इसकी नोट मेकिंग करने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता है नहीं, अनलेस ऑयल रिफाइनरी कोई एक पर्टिकुलर हो, उसकी कोई विशेषता हो। जैसे कोई एक ऑयल रिफाइनरी होगी जैसे जामनगर की, वो तेल शोधन क्षमता के लिहाज से लार्जेस्ट होगी इंडिया में, तो उसको आप अलग से नोट कर सकते हैं कि हाँ, जामनगर की ऑयल रिफाइनरी अपनी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में पूरे इंडिया में लार्जेस्ट है। इस तरीके से आपको पूरी टेबल नोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। जैसे लोकल विंड और किस कंट्री में वो लोकल विंड फ्लो करती है उसकी लिस्ट है, कौन सा करंट कोल्ड करंट है, कौन सा हॉट करंट है, कौन सा करंट कहाँ किस रीजन में फ्लो करता है, कौन सा डेजर्ट किस कंट्री में है, कौन सा वोल्केनो किस कंट्री में है, कंट्री कैपिटल, इनको नोट करने की जरूरत नहीं, इनको आप मैप से देखिए और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। नोट मेकिंग करना चाहिए कोई ऐसा विषय वस्तु जो पैराग्राफ फॉर्म में दिया हो, जो डिस्क्रिप्शन जिसमें दिया हो, कई सारी डिटेल जिसमें दी हो, कई सारे आयाम हो उसके, उसको नोट करिए। जैसे कोई स्कीम आती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जो आया था जुलाई 2023 में, इसको अनाउंस किया गया था। पहली बार इसको अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 में, तो उसका यहाँ पे भी सिग्निफिकेंस है। तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम पर हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से नोट मेकिंग करनी चाहिए, और सिकल सेल डिसीज क्या है, इसको भी कैसे हम लोग शॉर्ट में शामिल कर सकते हैं। पूरी स्कीम और पूरा बेसिक जो सिकल सेल एनीमिया का है, इसको हमने पूरे पेज में यहाँ पे लिख लिया है, और पेज में जगह भी आप देख रहे हैं बच रही है। तो इस तरीके की नोट मेकिंग करनी है जो रेलिवेंट हो और क्रिस्प हो। इसमें अगर हम 4 पेज में इसको नोट करते हैं तो वो हमारे काम का नहीं रहता। नोट मेकिंग में आपको कंटेंट को शॉर्ट करना है, रेलिवेंट बनाना है, और काम की चीज़ें जो बिल्कुल आपको लर्न करनी चाहिए एग्जाम तक, बस वही नोट करना है। जैसे सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये बेसिक यहाँ पर हमने बना लिया है। सिकल सेल एनीमिया इज व्हाट, तो आप थोड़े थोड़े पॉइंटर बना सकते हैं कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, इफेक्ट और अदर डिटेल, तो ये हाईलाइटेड रहता है। तो जब आप रिवाइज करने जाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको रिकॉल भी होता है, रिकॉल करने में हेल्प करता है इस तरीके का नोट। तो सिकल सेल एनीमिया इज व्हाट, तो इट इज़ एन आरबीसी डिसऑर्डर। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हमारे होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर लाल रक्त कोशिकाएं, उसको प्रभावित करता है। इसमें विकार आ जाता है। अब इसमें विकार आ जाता है, आरबीसी का आकार यहाँ पर बदल जाता है, आरबीसी का आकार विकृत हो जाता है। नॉर्मल आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है बाइकॉनकेव, और सिकल सेल अनीमिया जब हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके आरबीसी का कह सकते हैं आकार, आकृति कैसी हो जाती है, सिकल जैसा। सिकल का मतलब क्या होता है, सिकल इज व्हाट, सिकल का मतलब होता है दरांती, दरांती या हाशिया या हंसुआ जिसको बोलते हैं, वैसा हो जाता है, दरांती के शेप का हो जाता है। और दरांती के शेप का होने के बाद ये होता है कि फ्लेक्सिबल नेचर जो होता है आरबीसी का, वो चला जाता है। अब थोड़ा सा बेसिक साइंस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, नॉट प्रेजेंट न्यूक्लियस। तो इससे क्या होता है कि आरबीसी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, पतली पतली जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उससे फ्लो कर जाता है। जबकि जब सिकल शेप का हो जाता है तो रिजिड हो जाता है, और पतली पतली कैपिलरीज जो होती हैं, रक्त धमनियाँ, उसमें फंसने लगता है। तो आरबीसी अच्छे से जो वर्क है उसका वो नहीं कर पाता है। आरबीसी का वर्क क्या है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। अब यहाँ पर क्या की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं क्यों होता है ये सिकल सेल डिसीज। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक कमियों के कारण होता है। जेनेटिक कमी क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन जो बीटा ग्लोबिन चेन में हो जाता है, हीमोग्लोबिन में, उसके कारण होता है। ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। अब इसमें अगर हम डेप्थ में जाएंगे कि व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, व्हाट इज अ बीटा ग्लोबिन चेन, तब ये बहुत बड़ा नोट हो जाएगा। तो इस तरीके से नोट मेकिंग नहीं होती है। हमारा जो करंट अफेयर आएगा उसमें दिया होगा पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चेन कैसे बिगड़ जाती है, इसका पूरा डायग्राम वगैरह दिया होगा। लेकिन वो आपके समझने के लिए, जो एग्जाम के लिए वो याद रखना है, वो सिर्फ इतना है कि HbA यानी हेल्दी जो हीमोग्लोबिन है चेन, वो किससे रिप्लेस हो जाती है, HbS से, यानी कि HB सिकल सेल से। तो ये प्रभावित करती है। इसका कारण क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। और इसका प्रभाव क्या है, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाती है बॉडी में, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं कई बार,
और ट्राइबल एरियाज ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में डेटा आया था कि जितने भी ट्राइबल एरियाज में मान लीजिए 87 बच्चे अगर जन्मते हैं तो उनमें से एक प्रभावित होता है सिकल सेल डिसीज से, SCD से, सिकल सेल एनीमिया से। कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, ये आपका बेसिक वाला हो गया। जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं किसी व्यक्ति को सिकल सेल डिसीज हो चुकी है। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट या फिर HPLC टेस्ट, फुल ब्लड काउंट टेस्ट जिसको CBC बोलते हैं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस काम आता है और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग भी इसमें काम आता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे टेस्ट होते हैं जो किए जा सकते हैं सिकल सेल डिसीज का पता लगाने के लिए। अब सिकल सेल को एलिमिनेट कैसे करना चाहती है भारत सरकार? सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए उन्मूलन कार्यक्रम सबसे पहले अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 में, और इसमें कहा गया था कि वर्ष 2047 तक जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे तो भारत से सिकल सेल डिसीज को हमको एलिमिनेट कर देना है। अब इसमें कैसे करेंगे? अभी बताया गया कि 7 करोड़ लोगों की सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसको टेस्टिंग बोलते हैं, कि पहले टेस्ट तो करें कि आखिर कितने लोग सिकल सेल डिसीज से प्रभावित हैं। तो इसमें 0 से 40 वर्ष के लोगों को, कितने लोगों को, 7 करोड़ लोगों को यहाँ पे टेस्ट करेगी सरकार 3 सालों में। पहले साल में क्या होगा कि 0 से 18 वर्ष के लोगों की टेस्टिंग होगी और बाकी बचे 2 सालों में पूरा 0 से 40 वर्ष की 7 करोड़ की जनसंख्या जितनी है उनको टेस्ट करेंगे। 7 करोड़ की जनसंख्या आप कैसे पता चली हमको? 7 करोड़ लोग जो 17 हाई फोकस स्टेट्स में है। ये स्कीम जो है या फिर ये उन्मूलन कार्यक्रम पूरे भारत में लागू नहीं किया गया है। ये एक फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है कि 2 स्टेटमेंट दे दिया, उसमें लिख दिया कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसको 17 हाई फोकस स्टेट में लागू किया गया है। अभी कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? इसको ऑफिशियली लॉन्च किया था PM मोदी जी ने जिला शहडोल मध्य प्रदेश से, जिला शहडोल MP से 1 जुलाई 2023 से। अगर कहें किस बजट में अनाउंस किया गया था, जैसे पेपर में आया था शायद 2022 वाले में, आई थिंक 23 वाले में आया था, 22 वाले में, कि जल जीवन मिशन किस बजट में अनाउंस किया गया था। उसमें नहीं पूछा किस तारीख को अनाउंस किया गया, उसमें पूछा किस ईयर के बजट में उसको अनाउंस किया गया था। तो ऐसे ही अगर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम को देखें, सिकल सेल डिसीज एलिमिनेशन प्रोग्राम वाज फर्स्ट अनाउंस्ड इन बजट 2023-2024 और ऑफिशियल डेट अगर पूछे तो 1 जुलाई 2023। इस तरीके से हमको देखना है। 17 हाई फोकस स्टेट्स के नाम एक बार देख लेंगे। क्या उसमें हमारा राज्य उत्तर प्रदेश शामिल है? तो उत्तर है हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है 17 हाई फोकस स्टेट्स में। तो इस तरीके से आपको नोट मेकिंग यहाँ पे करनी चाहिए। आप 3-4 पेज का कंटेंट जो है अगर आधे पेज में लाने लग रहे हैं तो समझ लीजिए आपको नोट मेकिंग समझ में आ गई है।